और इसके बीच में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये लिंक जाता है, जैसे आप लोगों के पास ये लिंक आया ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी लिंक जाता है, तो वो लोग भी इसमें एक बार एंटर करके देखते हैं। और इसकी अटेंडेंस जब सबसे लास्ट में, जैसे 12 से 2 घंटे जब 2 बजेंगे, 2 ढाई बजेंगे, तब वो एक बार इसकी अटेंडेंस लेते हैं। तो अगर उस टाइम जो भी प्रेजेंट होगा साहब, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अदरवाइज ये मत बोलना कि जी मैं तो ट्रेनिंग में आया था, क्योंकि वो निकल जाएगा कि आप आधे घंटे रुके, 15 मिनट रुके, 20 मिनट रुके। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क कट गया, आपका किसी का फोन आ गया, या गलती से ही आपसे ही मीटिंग से आप आउट हो गए, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा इन कर लेना, तो उससे कोई फर्क नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कनेक्शन कट जाए, मैं ही मीटिंग में 2 मिनट के बाद आऊं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेक्नोलॉजी है साहब ये, और टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आपको अगर लगे बीच में आपका फोन आ गया या कुछ भी हो गया, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना साहब प्लीज। बट ऐसा ना हो कि आप लोग इसको ऑन करके और माइक को, कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे दुकानदार भाई हैं, वो दुकान पे बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, माइक ऑन कर दिया और वो कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें राजनीति की बातें भी आती हैं, फिर बीच में काम धंधे की बातें भी आती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि आपका माइक ग्रीन ना हो, आपका माइक रेड हो, और आप मीटिंग के लिए बने रहें। जैसे मैं अभी अटेंडेंस देख रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेनिंग मैच होगा साहब, तो इसलिए ये ट्रेनिंग आपके लिए ही है। मैंने तो पहले भी 100 बार बोल लिया है, और आगे लाइफ टाइम तक ही बोलता रहूंगा ये बातें। तो इसलिए ट्रेनिंग आप लोगों के लिए जरूरी है, ना कि हम बताने वालों के लिए जरूरी है साहब। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। किसी का माइक ऑन है शायद, किसी की आवाज आ रही है। तो साहब आप जैसे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, तो मेरी स्क्रीन में आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो मेरे दोनों दोनों ये चीजें ना ग्रीन है, जैसे माइक भी ग्रीन है और जहां मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो भी ग्रीन है। तो आपका ऐसे ग्रीन नहीं होना चाहिए, आपका ये रेड होना चाहिए। तो जैसे आप इस माइक पे क्लिक करोगे वो रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि रेड हो गया। अब आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, सिर्फ आपको हमारी ही आवाज सुनाई देगी। आपको ऐसा ऐसा करना है इसमें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके लिए बने रहें साहब, क्योंकि ट्रेनिंग आपके लिए ही है। तो ये देख सकते हो साहब, आज की ट्रेनिंग का मकसद, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा साहब ये ट्रेनिंग है क्यों है। सही बात है सर, इतने साल हो गए काम करते हुए, इतने साल हो गए अपना काम धंधा चलाते हुए, कोई अपने टाइम से दुकान कर रहा है, कोई अपने टाइम से बिजनेस कर रहा है, कोई 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को ये भी है कि अपने बाप दादा से विरासत में मिला है काम। तो वो बोलते हैं कि जी हम तो आजादी से पहले भी ये काम करते थे, हमारा तो 50 साल हो गए जी हमें तो इस काम करते करते, 60 साल हो गए जी हमें तो इस काम करते करते, अब तो हम सफेद बाल आ गए सर, अब हमें क्या जरूरत है कुछ सीखने की। तो ये हमारे ज्यादातर दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है साहब कि हमें क्या जरूरत है सीखने की। तो देखो, सीखने की जरूरत तो खैर सारी उम्र पड़ती है, क्योंकि जब तक इंसान है तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, तो उसी तरह जो हम सीखते हैं उसकी भी सारी उम्र। देखो, आपने पहले स्टार्ट किया होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस नहीं थे, हम लोग कांटे पे, जो कांटा नहीं होता तराजू जिसको तकड़ी बोलते थे, उसमें सामान तोलते थे। फिर साहब डिजिटल आ गया, तो हमें डिजिटल की आदत पड़ गई। डिजिटल में लगता है कि उससे भी अच्छा है, क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि आपका हाथ इधर हो गया जी तो आपने कम तोल दिया, हाथ उधर हो गया जी आपने ज्यादा तोल दिया। अब कोई ऐसा बोलता है क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपके सामने भी 1000 ग्राम आ गया, उसके सामने भी 1000 ग्राम आ गया साहब, तो अच्छा है। तो मतलब ये भी हमने सीखा। अभी इससे पहले जो लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले अगर आपने देखा होगा तो ऑनलाइन का इतना काम नहीं था। बट आप देख लो अभी हम सब ने ऑनलाइन सीख लिया साहब। मैं भी ऑनलाइन काम करने में सक्षम नहीं था कोरोना से पहले। जैसे कोई भी फॉर्म भरना होता था तो मैं कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाता था, जबकि सब कुछ है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, पर नहीं आता था। या मतलब ये सोचो, डर सा होता था कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। पर जब सर कोरोना आया तो मजबूरी होगी, हमें ट्रेनिंग ऑनलाइन करनी पड़ी और सारे काम ऑनलाइन करने पड़े। तो जब ऑनलाइन करने पड़े तो आदत पड़ी तो लगा कि यार ये तो और आसान काम है यार, इसमें तो कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाओ, जाके उससे बात करो, फिर वो बोलेगा अभी टाइम नहीं है भाई साहब, मैंने नेट नहीं चल रहा भाई साहब। तो अभी ये सीखने का टाइम है। तो जब हम ये सीख रहे हैं तो हमें खाने के मामले में भी सीखना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट क्यों सिखाना चाह रही है? क्योंकि आजकल क्या है, आपको पहले से ही पता है कि खाने से हमारा शरीर चलता है सर। किसी का ऑन है माइक साहब, प्लीज अपना माइक बंद करें, नहीं तो बाकी सबको डिस्टरबेंस होगी। तो अभी भी देख लो आप, आपको पता ही है कि खाने से हमारा शरीर बना है और खाने से ही हमारा शरीर चलता है। कोई कितना भी स्वस्थ इंसान है, अगर खाना खाना छोड़ देगा तो भी उसकी सेहत खराब हो जाएगी, उसकी जान चली जाएगी। या वो गलत खाना स्टार्ट कर देता है जिसमें कोई केमिकल है, जिसमें कोई दवाइयां हैं या कोई हानिकारक खाना है, तो उसकी आगे भी सेहत खराब हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा बीमारियां जो बढ़ रही हैं, सरकार का ध्यान जा रहा है ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? तो इनका जो सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं आपको और हमें भी पता है कि वो खाने से संबंधित है। क्योंकि खाना
दवाई से भी ज्यादा खाते हैं हम। दवाई तो क्या है कि 1-2 टाइम खा ली, नहीं खा ली तो नहीं खाई, वो अगर कोई बीमारी नहीं है तो। पर खाना तो स्वस्थ आदमी भी खाता है और खाना ही पड़ता है, जब भी स्वस्थ रहेगा। हम बाहर जाते हैं तो हम घर से खाना भी खा के आते हैं, तो हम फिर भी खा लेते हैं कि चलो यार यहाँ आए हैं तो चाय पी लेते हैं, अब बाजार में आए तो रसमलाई खा लेते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। पहला तो कारण ये है कि सरकार जागरूक जा रही है आपको बनाना। दूसरा कारण क्या है कि कानून में बहुत बड़ा बदलाव आया है 2006 से। 2006 में ये नया कानून बना था, ये जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं, 2006 में आया था ये। 2006 में कानून बना था साहब, उसके बाद 2011 में, मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ये क्या हुआ, 5 साल बाद ये कानून लागू हो गया था, 2011 में लागू हो गया था ये। उसके बाद पहले ही थोड़ा सा आपको मैनुअल काम होता था, अब ये पूरा ऑनलाइन है, इसमें जो लाइसेंस लेना पड़ता है या जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 2 ही चीजें होती हैं आप लोगों के लिए, कि आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो ये 2011 के बाद एप्लीकेबल हो गया था, ये बन गया। तो अब क्या होता है कि इसमें जो खाद्य विभाग के जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी पावर आई है। जो पहले वाले कानून थे ना, उनमें इतनी पावर नहीं थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे था। ऊपर नीचे क्यों था साहब, मोटा मोटा 60-70 साल पहले, 72 हो गए होंगे, हमारा देश आजाद हुआ था। तो तब क्या था, गवर्नमेंट के पास ना इतना पैसा था, ना इतना टाइम था, और ना ही इतने बढ़िया रिसोर्सेज थे, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग थे जो कि कानून बना पाते। तो तब क्या हुआ कि कानून जो भी समझ में आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो बनाती रही। तो जो आपकी जो आप अगर आप मोबाइल पे देख सकते हो ना, तो आप मोबाइल पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिखा रखे हैं, पर 8 नहीं, कम से कम 12 कानून थे आजादी से लेके 2006 तक। 1950 के बाद 2006 तक हमारे पास कम से कम 12 कानून थे जो कि खाने से संबंधित ही थे। तो आप सोचो यार कितना कितना मुश्किल काम था। और अब जो सोचो, जैसे चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है साहब, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पता है, या तो लाइट मोटर व्हीकल का बनता है या तो फिर हैवी व्हीकल का बनता है। आजकल लोग जिसको सिर्फ स्कूटर चलाना आता है तो वो स्कूटर का बना लेता है, टू व्हीलर का बनाता है। जिनके जानते हम लोग क्या करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर का कंबाइंड बना लेते हैं, और उसके बाद हैवी लाइसेंस बचता है हमारा। आप सोचो कि अगर सबके लिए अलग लाइसेंस होना है, स्कूटी चलाओगे तो अलग लाइसेंस है साहब, स्कूटर चलाओगे तो अलग लाइसेंस है साहब, मोटरसाइकिल चलाओगे तो अलग लाइसेंस है साहब। मोटरसाइकिल में भी आप जब जब आप 300 जैसे बुलेट टाइप चलाओगे तो अलग लाइसेंस बनेगा साहब, कार का अलग लाइसेंस बनेगा, जीप का अलग लाइसेंस बनेगा सर, मर्सिडीज का अलग लाइसेंस बनेगा, लंबी गाड़ी का अलग लाइसेंस बनेगा साहब, छोटी गाड़ी का अलग लाइसेंस बनेगा। तो अब आप सोचो कि हम लाइसेंस बनवाएंगे या गाड़ी चलाएंगे। किसका ये बर्तन भांडे खड़क रहे हैं साहब, प्लीज बंद करो। हेलो, भाई साहब अपना माइक बंद कर लो। अपना माइक बंद करो भाई साहब, बहुत क्या आवाज आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो साहब, तो अब आप सोचो कि हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे, हम तो बाइक ही नहीं चला पाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हम तो चलो गलती से घर में स्कूटर भी खड़ा है, मोटरसाइकिल भी खड़ा है, और हम तो यही देखते रह जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे कि लाइसेंस किसका और गाड़ी कौन सी चलानी है। तो वही काम खाने के काम में था। खाने के काम में कैसे था, हम चलो मैं तो इससे संबंधित हूँ, कई साल से इसमें ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। जैसे आपने एक दुकान खोल ली साहब, बेकरी खोल ली, जैसे आपने बेकरी, आपकी घरेलू बेकरी है जिसमें आप बिस्किट बना सकते हो, रस बनाते हो, या आप ब्रेड वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कानून लेना पड़ता था, जो 1954 लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, पीएफए, जिसको पीएफए बोलते हैं, इसको एफएसएआई बोलते हैं ना, उसको पीएफए बोलते थे, जो कि मिलावट के अंगेंस्ट, मतलब मिलावट के विरुद्ध काम करता था। तो पहले आपको वो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा साहब। फिर आपने सोचा कि चलो यार बेकरी तो अच्छी चल रही है, तो इसके साथ क्यों ना हम दूध पनीर का काम भी करना स्टार्ट कर दें। तो आपने क्या किया, साहब दूध पनीर का काम करना स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, दूध और दूध से संबंधित उत्पादों के लिए। फिर आपको लगा यार दुकान पे लोग तो आते ही हैं, तो हम क्यों ना अपना एक अचार भी बना लें, अचार की मार्केटिंग भी कर देते हैं, अचार भी बेचेंगे। अरे सर आप जब तक सुनोगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे आपको। अपने माइक किनका बंद माइक रखो ऑन भाई है? साहब, बार बार हम बोल रहे हैं, माइक बंद रखो अपने। जो बोलने वाला स्पीकर होता है उसको बंद रखना है भाई साहब। हरे कलर का होगा उसको लाल कलर का कर लो। हेलो गब्बर सिंह कौन है साहब, गब्बर सिंह? हेलो हेलो बेलो भाई, क्या कर रहे हो आप? ये अपना माइक, गब्बर सिंह अपना माइक बंद रखो भाई, आपकी ये वजह से ये सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो बोलने वाला माइक है उसको बंद रखो।
स्क्रीन में आ रहा होगा हरे कलर का माइक है, उसको बंद कर लो, उसको लाल कलर का कर लो। ये राजेश जी का भी माइक ऑन है, गब्बर सिंह का माइक ऑन है। हम तो रिया नितेश आर्यन। अरे सर ये इनको फोन नंबर नहीं है क्या? इनको फोन करके बोल दो ना। और वैसे नहीं सुन रहे तो सुनते तो हमारी तो फिर है इनका नंबर किसी के पास क्या? चलो जी चलो, अब शायद बंद हो गया। चलो कृपा है प्रभु की। तो जी तो ठीक है साहब, तो जो हम बात कर रहे थे, तो आप सोचो कि अभी हमने बात करी कि कोई आदमी बेकरी का काम करता है, तो बेकरी का काम किया जी, बेकरी का लाइसेंस ले लिया साहब उसने। 2006 के पहले की बातें बता रहा हूँ मैं, ये 2006 से पहले की। उसके बाद उसने अचार का काम करना स्टार्ट किया सर, एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूध और दूध से संबंधित पदार्थ का काम करेगा तो उसको एक और लाइसेंस लेना पड़ता साहब। उसके बाद उसका दिल किया कि मैं तेल भी बेच लेता हूँ सरसों का या खाने का, तो उसको एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा साहब। तो एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा ही काम है बंदे का, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई काम कर लिया उसने, कि इसने 4 काम कर रखे हैं तो बहुत ही कमाई कर रहा होगा। एक छोटी सी दुकान है या बेकरी की शॉप है उसकी, तो कितनी कमाई कर लेगा उसमें कि 4 लाइसेंस बनवाएगा बंदा, उनका खर्चा भी देगा, उनको मेंटेन भी करेगा। तो वो क्या करता था, अब देखो जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं, या तो उसको मानते ही नहीं, या तो मानते तो काम नहीं कर पाते। तो हम क्या करते थे, हम सोचते थे कि लाइसेंस ही लेंगे साहब, जो जो बनेगा वो देखी जाएगी। तो इसके लिए फिर सरकार ने भी सोचा कि यार ये तो बड़ा अपने आप में बड़ा मुश्किल है, कि इसके लिए इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा। यार ये किसी लाके स्पेस किसा कर सकते हैं इसको कर दे यार, इसको शाम चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी आंखें मुझसे दिल दिल बढ़ता हुआ दिखेगी। नमस्कार जी। प्रदीप जी आप अपने को अनम्यूट कर लो एक बारी, ये ऑल म्यूट किया था ना, आपका भी हो गया। हाँ मैंने तो अनम्यूट कर लिया मैडम। ये कौन भाई साहब है जो बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर देते हैं मैडम हमें? कौन है, नाम बताओ। एक तो गब्बर सिंह बोल रहे थे पहले तो। आप कंटिन्यू करो, मैं देखती हूँ। हाँ तो सर देखो, सरकार ने कितनी अच्छी सोच रखी कि इतने सारे कानूनों को खत्म करके एक ही कानून बना दिया। तो अब आप लोगों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए साहब, आपको किसी से पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आप घर में गाड़ी लेके आते हो, मोटरसाइकिल लेके आते हो, आपको लाइसेंस बनवाना होता है तो आपको पता है ना कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप किसी से जाके पूछते हो कि यार मैं तो महिंद्रा की जीप लेके आया हूँ
या मैं तो फिर मारुति गाड़ी लेके आया हूँ, कोई अलग तो नहीं बनेगा इसके लिए लाइसेंस? आप सबको पता है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पता गाड़ी चाहे जो मर्जी हो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। तो वही काम खाने से संबंधित है। आप खाने का कोई भी काम करो साहब, खाने का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे बेच रहे हो, स्टोर कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, घर में बना रहे हो, जैसे छोटा किराने वाला दुकानदार है, अगर वो बोलता है कि मैं तो किराने का दुकानदार हूँ, नहीं साहब, उसको भी यही खाद्य सुरक्षा नीति का कानून लेना पड़ेगा। जो बड़ा रिटेलर है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, वो भी बताऊंगा आपको। पर जो रेडी लगा रहा है, जो रिक्शा पे रेडी पे जो अपना खाना बेच रहा है, पानी पूरी, गोलगप्पे, टिक्की, छोले भटूरे, वो उसको भी यही कानून लेना पड़ेगा। तो कितनी सुविधा है इस कानून में, और फीस बड़ी कम है साहब। अगर आपका बिजनेस 12 लाख से कम है साल का, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है साहब, और अगर आपका 12 लाख से ऊपर है तो फिर आपको लाइसेंस बनवाना है। तो दोनों ही ऑनलाइन बनेंगे, सेंटर होते हैं इनके, आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो आप उनसे जाके जो भी लाइसेंस बनवाते हैं उनसे जाके अपना बता सकते हो, अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है आपको, और आप अपना उसमें लाइसेंस बनवा के रजिस्ट्रेशन करवा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कानून मुझे इसलिए ही सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें और कानूनों की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग से पहले ही बोला था साहब, आपको इस ट्रेनिंग के टाइम पे बने रहना है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि अभी आधा घंटा हो गया, हमारी अटेंडेंस लग गई तो हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है साहब। आपको पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी भी देर ट्रेनिंग चलेगी उतनी देर तक आपको इसके साथ बने रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर आप हमें कंप्लेंट मत कीजिएगा साहब कि हमने फीस भी भरी है और हम तो ट्रेनिंग में भी आए थे, क्योंकि अटेंडेंस से ऑनलाइन में यही फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो अब आपको एक डाउट तो दूर हो गया होगा कि हम इस ट्रेनिंग में क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित एजेंसी जो भी है, गवर्नमेंट ने उसको पास किया है, और गवर्नमेंट के पास करने के बाद ही वो आपको ट्रेनिंग करवा सकती है। जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मुझे भी गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है, तो ये अपने मन से निकाल दीजिएगा, किसी ने आके आपको ऐसे बहका के आपसे सर्टिफिकेट के लिए ऐसे बोल दिया है। तो साहब सर्टिफिकेट भी आपको FSSAI से ही मिलेगा। ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसी की स्टैंप लग के ही सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन। तो वो आपको अपनी दुकान पे या अपने व्यवसाय के जगह पे टांग के रखना है। इसको मोबाइल में स्टोर करके नहीं रखना, बच्चों को कॉपी किताबों के साथ नहीं रखना है। ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा आपकी दुकान में टंगा होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट, इसकी वैल्यू तभी है। और दूसरा, जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो भी बनाते हो वो भी टंगा होना चाहिए। तो अब इतनी सारी बातें जो हमने करी है वो उनको करने का मकसद ये है कि हम खाद्य सुरक्षा नीति को बढ़ा सकें। अब खाद्य सुरक्षा नीति को बढ़ाने का मतलब क्या है साहब, जो हमने शुरू में बात की थी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने से फैल रही हैं, क्योंकि हम पूरा दिन में 3 टाइम तो वैसे ही खाते हैं, बीच में भी कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। फिर आप देखते होंगे कि इतनी सारी बीमारियां फैल रखी हैं। अब अगर आप हरियाणा की बात करोगे, पंजाब की बात करोगे, हिमाचल प्रदेश की बात करोगे, मैं आसपास के इन एरियो की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन एरिया साहब, जहाँ पे जमीन से पानी निकल रहा है, हमारा साफ सुथरा पानी 300 फीट नीचे से, 400-500 फीट नीचे से साफ सुथरा पानी निकल रहा है। कोई बड़ी ऐसी खदान नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई केमिकल की फैक्ट्रियां नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पे कोई गोला बम बारूद नहीं बन रहा है। तो फिर भी लोगों को कैंसर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां हैं, ये सब क्यों हो रही है? हाँ, एक तो हम बोल देते हैं कि किस्मत की वजह से हो रही है, क्योंकि देखो जब हमारे पास कोई जवाब नहीं बचता ना, तो हमारे पास एक ही जवाब बचता है कि हमें हाथ तो किसी को ना किसी को पहुंचने ही है जी साहब, हाथ तो पहुंचने हैं। तो हम हाथ किसको पहुंच देते हैं? भगवान को, है तो किस्मत को। भाई अब तो किस्मत में था, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अगर मैं अपना पाँव लेके और जाके कुल्हाड़ी पे रख दूं और बोलूंगा अगर मेरी किस्मत में होगा तो मेरा पाँव कटेगा, किस्मत में नहीं होगा तो मैं कुल्हाड़ी पे भी पाँव मारूंगा, मेरा पाँव नहीं कटेगा, तो साहब ये तो कोई भी करके देख सकता है, उसको पता लग जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। वो 100 लोग करेंगे ना, 100 लोगों के साथ एक जैसा ही होगा। फिर अब ये नहीं बोल सकते कि 100 की 100 किस्मत में था कि कुल्हाड़ी पे पाँव मारेंगे तो कटेगा। तो क्यों? क्योंकि खाने में जो इतना मिलावट हो रहा है, इतना जो मिलावट है खाने में, जो केमिकल मिल रहे हैं, वो उन चीजों को हटाना है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानबूझ के जो डालते हैं, नहीं, ऐसा भी है जो जानबूझ के डालते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं, वो गलती से हमारे खाने में आ जा रहे हैं। तो इसलिए इस ट्रेनिंग से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम गलती से करते हैं, हमें पता नहीं है, उसका मतलब नहीं पता, पर हम गलती से उसको करते हैं और उसकी वजह से खाने में केमिकल जाता है। दूसरा होता है कि हम जानबूझ के करते हैं। जानबूझ में कुछ लोग होते हैं, 100 में से कोई एक होगा, 1000 में से कोई एक होगा, जो अपना थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा सा अपना फायदा करने के लिए खाने में गड़बड़ करते हैं, खाने में केमिकल मिलाते हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि खाने को कौन कौन सी चीजें खराब करती हैं, तब तक हम उन चीजों को हटा नहीं पाएंगे साहब। तो
खाने को मोटा मोटा देखो, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो जी कि खाद्य सुरक्षा जो हमारी नीति है, जिसको हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं, फूड सेफ्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या है साहब? तो इसका सीधा सा मतलब है साहब कि हम जो खाना खा रहे हैं या जो खाना हम खिलाने जा रहे हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट पे काम करते हो तो आप लोगों को खाना खिला रहे हो, आप नमकीन बना रहे हो साहब तो आप लोगों को खाना खिला रहे हो, आपकी बेकरी है साहब, आप लोगों को खाना खिला रहे हो, आप बेच रहे हो साहब, बेचने वाला भी। अब ये मत बोलना कि दुकानदार बोलेगा कि सर मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, मैं तो बना ही नहीं रहा, मैं तो लोगों का सामान बेच रहा हूँ साहब। हाँ, उस मुद्दे पे भी आएंगे हम लोग। अगर कोई दुकानदार को बोल के जाता है कि सर आप ये पनीर कितने में लेते हो जो कि आप बेचते हो, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को, मैं 270 रुपए में बेचता हूँ, 280 रुपए में बेचता हूँ और मेरे को 250 में मिलता है साहब। तो फिर वो बोलेगा अरे 250 में लेके आपको क्या बचा, 1 किलो पनीर पे आपको 20 रुपए बचे साहब। मैं अगर आपको ऐसा करूं 150 रुपए किलो वाला पनीर दे दूं तो, और वैसा ही होगा। तो अगर हम बोलते हैं हाँ जी दे दो कोई बात नहीं, तो वो 150 रुपए किलो वाला पनीर आपको भी पता है कि कौन सा होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि देसी घी, जैसे हम लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से हूँ, आप सब लोग भी बैठे हो, तो हमारा एरिया वैसा प्योर शहरी नहीं है, चाहे हम शहर में भी हैं, पर फिर भी हम लोगों का कोई ना कोई फैमिली में से खेती वाला होगा, बाप दादा चाचा ताऊ भाई बहन कोई ना कोई टच में होगा हमारे। तो आपको भी पता है कि 200 रुपए में 250 रुपए में देसी घी नहीं बन सकता साहब, अपने घर पे भी कोई नहीं बना सकता। जिसकी खुद की भैंस है वो भी अगर 200-250 रुपए में बना रहा है साहब, तो करामाती है। फिर वो बेचता भी नहीं। आप घर का घी देख लो, 700 800 रुपए किलो बिक रहा है, तो ले भी रहे हैं लोग। क्यों ले रहे हैं? उनको पता है कि वो प्योर है। तो अगर मैं दुकानदार होने के नाते मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार 200 रुपए किलो वाला देसी घी मुझे दे दे, और 150 रुपए किलो वाला पनीर भी मुझे दे दे, और ये नमकीन का पैकेट 20 रुपए का बिकता है और मुझे 18 रुपए का मिलता है, और कोई 8 रुपए में या 5 रुपए में मुझे दे रहा है, जिसके ऊपर भी एमआरपी 20 रुपए लिखा हुआ है, तो आपकी आत्मा को भी पता, आपको भी पता है कि वो नहीं बना सकता। अगर वो एक नंबर का खाना बनाएगा तो वो नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं से घटिया फिर वो बेसन लेके आएगा। पनीर के लिए वो क्या करेगा? उसमें केमिकल मिलाएगा। जैसे कल भी रेड पड़ी थी, मैंने कल भी देखा, तो उन्होंने दिल्ली या फरीदाबाद के पास कहीं की फैक्ट्री दिखा रखी थी कि वो पनीर कैसे बना रहे हैं, तेल रख रखा है साहब, केमिकल रख रखे हैं, उनसे बना रहे हैं। तो इसमें बेचने वाले का रोल भी है। तो खाद्य सुरक्षा बोलती है कि आप जो खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको खाने के बाद किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि खाने से संबंधित होता है। जैसे पेट खराब होना, उल्टी दस्त लगना, वो सब खाने से नहीं होना चाहिए। ये हमें जिम्मेदारी लेनी है। आप फोटो में भी देख सकते हो कि देखो जी टमाटर रखे हैं, टमाटर के ऊपर फंगस लगा है जी। अब मैं सोचूं कि मैं छोटा ढाबे वाला हूँ या रेडी वाला हूँ, या मैं सब्जी बनाने वाला हूँ, या मैं कंपनी वाला भी हूँ जो टमाटो प्यूरी वगैरह बना के बेचते हैं, बड़े के लिए भी छोटे के लिए भी। कोर्स एक ही है सबके लिए, और सबको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार चाह रही है कि पहले लोग सीखें। नहीं तो और देखो, और कानून देखो, जीएसटी आता है, सरकार किसी को समझाने जाती है, सरकार चालान करती है। ये जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस वाला है, सरकार जगह जगह पे नाके लगा के रखती है, पुलिस वाले नाके लगा के खड़े होते हैं, जिसके पास हेलमेट नहीं मिलता उसका चालान कर देते हैं, जो लाइट जंप करता है साहब उसका चालान कर देते हैं। पर खाने के मामले में तो ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। अगर ये चाहे तो हम अपनी दुकान तो उठा के नहीं भाग सकते ना। और इस कानून में, जो ये नया कानून है, इसमें जो फाइन है ना, वो 1000 2000 5000 का नहीं है साहब। या तो दुकान बंद करो या तो लाखों रुपए का फाइन है। पर सरकार कर रही है ऐसा? सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि खाने के काम में हम तभी उन्नति कर पाएंगे जब हम उनको दिल से मानेंगे। जैसे घर में हम लोग करते हैं कि सब्जी आती है तो धुलेगी साहब। कभी ऐसा नहीं होता कि सब्जी हम मार्केट से ले आएंगे, उसको बिना धोए बना देंगे, हमें कोई देख नहीं रहा है, हम धोते हैं। सब्जी को साफ सुथरे ढंग से बनाते हैं, बासी हो जाती है तो फेंक देते हैं, बच जाती है तो फ्रिज में रख देते हैं साहब, दूध लाते हैं तो उबालते हैं। तो वैसी ही सोच चाहिए हमें। तो सरकार चाह रही है कि ऐसी सोच, और ये सोच कहाँ से आएगी? जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी वजह से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको कोई देखे ना देखे, आपको कोई चेक करने आए ना आए, आपको पता है मुझे दूध लाना है तो मुझे उबालना है, उबाल के मुझे फ्रिज में रखना है। पनीर जो लाना है वो साफ सुथरा लाना है, कस्टमर बोले ना बोले, जितना रेट है उतने रेट पे बेचना है, लालच करके मुझे सस्ता नहीं बेचना है। तो ये हमारे दिल में बैठ जाना चाहिए। ये देख सकते हो आपके सामने है कि खाने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे खाना खराब होता है। तो सर 3 तरह की चीजें ऐसी हैं जो कि अगर खाने में आ जाती हैं तो उनसे खाना खराब हो जाता है। एक होती है देखने वाली चीजें, और 2 होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर उनका नुकसान देखने वाली चीजों से ज्यादा होता है। देखने वाली चीजें को कैसे भला? जैसे हमारे खाने में बाल गिर गया साहब, तो ये खाना नहीं खाना चाहता कोई। आपकी रोटी में बाल आ जाएगा, आप रेस्टोरेंट में, ढाबे में या कहीं पे बैठ के खा रहे हो तो आप नहीं खाओगे। घर की बात नहीं कर रहा साहब मैं, तो वहां आप खाना नहीं खाओगे क्योंकि आपने पैसे भी दिए हैं, और इसका मतलब है कि वहां पे साफ सफाई नाम की चीज नहीं है। आपके खाने में कंकर पत्थर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि दाल में पत्थर आया होगा, तो ढाबे वालों ने या होटल वालों ने उसको ध्यान से देखा ही नहीं और ऐसे ही दाल बना दी। इसका मतलब धोया भी नहीं, चेक भी नहीं किया, तो दांत भी टूट सकता है साहब। तो वो देखने वाले खतरा है। जैसे खाने के अंदर पिन गिर गई, स्टेपलर पिन गिर गई खाने के अंदर, कांच गिर के चला गया, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई
देखने वाला नहीं है, खाने में कुछ भी जा सकता है। खाने में हड्डी आ गई, जैसे नॉन वेज खाने की बात कर लेते हैं, जैसे किसी ने बोनलेस मांगा है, बोनलेस चिकन मांगा है और उसके बीच में हड्डी आ गई तो उसका दांत टूट सकता है साहब। प्लास्टिक गिर गया, जूड़ा पिन गिर गई, अंगूठी गिर गई और धागा गिर गया, कुछ भी ऐसी चीज जो कि खाने का हिस्सा नहीं है पर खाने में अगर गिर जाती है तो उससे हमें नुकसान होता है। मुंह कट सकता है, पेट में अंदर जा सकता है, आंतों के अंदर फंस सकता है, दांत तोड़ सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, अगर किसी ने कोई कोई कई कई तरह के लोग अंगूठी पहनते, जैसे नीलम पहनते हैं या हीरा भी पहनते हैं कुछ लोग, अगर वो खाने में गिर जाएगा तो जान पे भी बन सकती है। अगर कांच होगा तो वो भी नुकसान करता है, मुंह पूरा काट सकता है। ब्लेड वगैरह भी कई बार लोगों को खाने में मिला है कि खाने में ब्लेड गिर गया जी साहब और उससे पूरी जीभ कट गई उसकी, तो बंदे की जान पे भी बन सकती है। तो ये, पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये इमीडिएटली पता लग जाता है साहब। कि खाने में पत्थर होगा ना, घर में भी होगा बाहर भी होगा, जैसे आप दाल खाओगे ना आपको पता लग जाएगा। हाँ, चोट भी लग सकती है, दांत भी टूट सकता है, पर पता इमीडिएटली लग जाएगा। दूसरे तरह का होता है साहब कीटाणु आना खाने में, जो कि हमें दिखते नहीं है, पर उनका पता कब लगता है हमें, जब हम खाना खा के आते हैं और हमारा पेट दस्त, दर्द, उल्टी और जी मचलाना, पेचिस लग जाना, ये सब हमें होता है। तो आपको समझ में आ जाता है। हम बोलते नहीं कि जब भी बाहर सफर पे जाते हैं तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना पैक करा के लेके जाना, अपना खाना पैक करके लेके जाना चाहिए कि हम सफर में ना खाएं। जब वहां पहुंच जाए बीच पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो चलता फिरते जगह होती है वहां पे खाना ऐसे ही मिलता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि वो लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं। एक जगह पे रेस्टोरेंट है जो अकेला ही बना हुआ है, उसने अपने मेन्यू में 60 आइटम डाल रखे हैं साहब, 60 आइटम डाल दी। और वो 60 आइटम कितनी बिकती होंगी सोचने वाली बात है। और कस्टमर जब भी मांगेगा आपको देनी भी पड़ेगी। आप दाल मांग लोगे तो पता है दाल मैक्सिमम लोग खा लेते हैं तो वो चलती रहेगी। आपने मिक्स वेजिटेबल मांग लिया साहब, आपको पता है वो भी चलती रहती है। आपने कुछ ऐसी आइटम का नाम ले लिया जो चलती नहीं, और उसने तो अपने मेन्यू में लिख रखी है। अब वो क्या करेगा, पुरानी जो 3 4 5 दिन की पड़ी होगी फिर उसको ही गर्म करके आपको दे देगा। और उसमें क्या होता है, कीटाणु, बैक्टीरिया, जो आजकल वायरस होते हैं जो, ये खाने में आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हम उस टाइम तो खा लेंगे गरम गरम को, बाद में जैसे ही वो स्थिति के अंदर जाता है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर पता लग जाता है, उल्टी दस्त लग जाती है। फिर हमें पता लग जाता है कि यार मैंने उसका खाया था तो ये गलत है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो बनाने वाला है उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। कीटाणु कहाँ से आएंगे खाने में, हाथ साफ सुथरे नहीं होंगे, गंदे हाथों से खाना बना देंगे, टॉयलेट जा रहे हैं साहब, वॉशरूम जा रहे हैं और हाथ ही नहीं धो रहे, तो उसके बाद खाना बना रहे हैं तो खाने में कीटाणु आ जाते हैं। गंदे बर्तन है सर, गंदे बर्तन धो नहीं रहे ढंग से, उन्हीं में खाना बना दिया साहब तो कीटाणु आ जाएंगे। खाना बना के ऐसे खुले में रख रखा है रोड की साइड, उसमें धूल मिट्टी गिर रही है साहब, तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं। तो कीटाणु आने से क्या होता है कि वो बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद है जी, खाना पुराना हो गया, बासी हो गया, जैसे वो दोबारा दोबारा गर्म कर रहे हैं, दोबारा दोबारा ठंडा हो रहा है, तो उससे भी क्या हो जाता है, उसमें कीटाणु बढ़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उसके बाद जो भी इस खाने को खाता है बीमार हो जाता है वो। उसके बाद भी कुछ होता है कि हम घटिया तरह का सामान ले आए, जैसे फंगस वाला सामान लेके आ गए। हमें पता है कि हमने तो चलो समोसे ही बनाने हैं या इसका टमाटो पेस्ट ही बनाना है, तो अगले वाले को क्या पता लगेगा, ठीक है देखने से तो नहीं पता लगेगा, कई बार सूंघने से भी नहीं पता लगता। पर उसका कितनी बार ऐसा होता है कि जब बन जाता है तो बनने के बाद फिर वो जो खाता है उसको नुकसान पता लगने लग जाते हैं। तो ये 2 तरह के ऐसे नुकसान थे जो कि हमें असर दिखा देते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे हमने पहले तरह की बात की थी, जो खाने में फिजिकल जो हैजार्ड होते हैं, जो मतलब दिख जाते हैं, उनका तो तुरंत की तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। ये कीटाणु वालों का रिजल्ट भी 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद मिल जाता है। उल्टी, पेट दर्द, दस्त हमें हो जाता है और ये हमें हर सीजन में, आपको, मुझे, सबको एक आध बार साल में हो ही जाता है, तो हमें पता लग जाता है। सबसे खतरनाक एक ही तरह का हैजार्ड बचता है साहब, जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और इस ट्रेनिंग में हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। उसको बोलते हैं साहब केमिकल हैजार्ड, केमिकल खतरा, जो कि ना सूंघने से पता लगता, ना देखने से पता लगता, ना खाने से पता लगता, और रिजल्ट आने में, नतीजा आने में भी कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लग जाते हैं साहब। तो आप सोचो 15-15 साल पुराना जो चीजें आती हैं, आप कैसे पहचान पाओगे। जैसे खाने में प्लास्टिक जो घुल घुल के आ रही है, जो हम गर्म प्लास्टिक के, जो आजकल प्लास्टिक लोग बैन नहीं कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज करो क्योंकि इनसे कैंसर होता है, तो वो खाने से आ रही है, तो उनका रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा। अगर एक दिन में मिलता ना तो पता लग जाता। जो हम केमिकल वाली सब्जी खाते हैं, साग खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, जो वेजिटेबल खाते हैं, एक दिन में पता नहीं लगता साहब, और ना सूंघने से देखने से पता लगता। अगर सूंघने से देखने से पता लगता तो हम खाते ही नहीं केमिकल वाली सब्जियां, हमें तो पता लग जाना चाहिए था केमिकल है इस सब्जी के अंदर, तो हम खाए ना उसको, तो नहीं पता लगता। और रिजल्ट आने में भी 10 ये साल लग जाते हैं। तो आप सोचो, रिजल्ट भी ऐसा नहीं आता कि उल्टी होगी, दस्त होगी, दांत टूट गया साहब।
अगर ये हो जाए तो लोग फिर भी सब्र कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दांत नया लगवा लेंगे, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी दांत निकल ही जाते हैं एक टाइम के बाद, तो भी नया लगवाओ ना लगवाओ तो भी हमारा काम चल जाता है साहब। उल्टी दस्त आती है तो भी हम दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। इनसे जो हमने पहले बीमारियों की बात की थी, कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक, ये बीमारियां होती हैं साहब। और फिर हमारा जैसा हमने पहले बोला था, किस्मत खराब है जी, भगवान का आगे किसकी क्या चलती है जी, तब हमें ध्यान नहीं आएगा जी ये फ्रूट वेजिटेबल का काम है या ये दाल का काम है। जैसे दाल आती है, दाल में एक दाल की मिलावट होती है जिससे अधरंग मारती है साहब, वो होती है एक जो दूसरी दाल मिलती है पहाड़ी सी दाल, वो वैसे जंगली दाल जिसको बोल देते हैं हम लोग, वो दाल में मिलावट करके बेच देते हैं, उससे उससे ही उसको लकवा मारता है। तो हमें थोड़ी याद आएगा, हम जो गुड़ खाते हैं, देखो अब अपना जो घरेलू चीजें देखो आप, इनमें और इनमें सबका योगदान है। और जो भी मिलावट हो रही है ना, इसमें आप एक का नाम ले सकते हैं कि बनाने वाला कर रहा है या बेचने वाला कर रहा है, खाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। और वो कैसे जिम्मेदार है साहब, उसकी बात भी बताएंगे आपको। जैसे हमारे जो जो नॉर्मल मिलावट की जो चीजें है ना, वो बहुत महंगी वाली चीजें नहीं है, क्योंकि मिलावट वालों को पता है कि महंगी वाली चीज का प्राइस 500 रुपए होगा, 1000 रुपए। जैसे केसर है, तो केसर भी मिलावटी आता है, केसर बहुत ज्यादा मिलावटी आता है। पर हम जानते हैं कि केसर हम लोग, आम लोग नहीं यूज करते केसर। हाँ, कोई जैसे कोई रसमलाई बनाता है तो वो केसरी रसमलाई के नाम से ले लेता है। मतलब कोई घर में केसर, ऐसे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खरीद के लाते होंगे पीने के लिए, वो भी सर्दी में थोड़ा बहुत ले भी आते होंगे। अदरवाइज 80% 70% लोग लेके ही नहीं आते। हाँ, वो बिकता है 1000 रुपए किलो, बट उसको मिलावट करेंगे तो उसका कम बिकेगा। पर हल्दी है, जैसे हर रोज हर कोई खा रहा है, गुड़ है हर रोज हर कोई खा रहा है साहब, हर लोग खाते हैं, शहद है, मिर्चें हैं हमारी, नमक है, बेसन है, मैदा है, आटा है, ठीक है जी। इन चीजों में मिलावट ज्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो कंजप्शन है ना, जो खपत है, खपत बहुत ज्यादा है इनकी, तो इनकी खपत इतनी ज्यादा है कि उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता है। और इसी प्रॉफिट के चक्कर में कुछ लोग क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, और उस मिलावट का फल सबको भुगतना पड़ता है साहब। और वो छोटे छोटे बच्चों में भी निकलता है, और बेचारे जो बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, या जो तो आजकल तो खैर सबको ही है, अब 20 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो अब तो सबको ही है, तो वो सब होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है साहब? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उगाते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं उनकी बात भी करेंगे। क्योंकि जो सबसे पहले उगा रहा है साहब, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी है। उगाने का मतलब है जो भी बना रहा है, जैसे फैक्ट्री वाला सामान बना रहा है तो वो भी केमिकल डालता है। क्या करता है अपने, जैसे नमकीन है, उसको 1 साल चलानी है साहब, आपको पता नहीं तो वो 20 दिन नहीं चलेगी, उसको 1 साल चलानी है अपनी नमकीन मार्केट में, 9 महीने चलानी है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि जब तक मैं केमिकल नहीं डालूंगा इतने दिन तक वो मार्केट में रहेगी नहीं, तो वो केमिकल डाल देता है। दूसरा, जैसे कोई सब्जी उगाते हैं, जैसे हम देखो सब्जी उगाते हैं तो उसको पता है कि सब्जी पे, फलों पे कीड़े लगते हैं, और कीड़ों से बचाने के लिए उसको स्प्रे करना पड़ता है। हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम दवाइयां लेके आते हैं ना, वो भी तो केमिकल है। दवाइयां लेके आते हैं तो इसका मतलब दवाइयां गलत तो नहीं है। जैसे उसके ही बच्चे हैं, जो सब्जी है उसके बेचारे के, उसका उसके खुद के बच्चे जैसे ही हैं वो, क्योंकि उससे उसका परिवार पलता है। अगर वो उसमें दवाई नहीं डालेगा तो ना तो आपको खाने के लिए साग सब्जी मिलेगी, फ्रूट मिलेगा, ना तो उनका पेट पलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी केमिकल लेने जाते हैं। तो इसमें गलती कहाँ है? गलती ये नहीं है कि वो केमिकल लेने जाते हैं, गलती ये है कि वो कौन सा केमिकल लेने जाते हैं और कितना डालते हैं और कितने की जरूरत है। सब सब कहानी जो है ना, वो सारी कहानी यही है कि आपको एक तो केमिकल का पता होना चाहिए जी, मुझे केमिकल कौन सा लेना है। ऐसा कोई केमिकल नहीं लेना, जैसे डीटीटी बैन हो रखी है साहब, अगर हम आज भी उसको छिड़कते हैं तो आपको पता है मक्खी मच्छर उससे भाग जाते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब हमारी हमारी जिम्मेदारी बनती है, मिल तो जाएगी मार्केट में भी कहीं ना कहीं से वो, पर अगर हम उसको लेंगे तो हम, इसका मतलब है बीमारियां फैला रहे हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना हमें, जो हम केमिकल लेने जा रहे हैं फल सब्जियों में छिड़कने के लिए, क्या वो प्रमाणित है, क्या वो वही केमिकल है जो होना चाहिए। दूसरा है साहब, हमें कितना यूज करना है। देखो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड वाले की दुकान पे जाते हैं, वहां तो हमें कोई पर्ची भी नहीं देना। जैसे डॉक्टर के पास तो हम पर्ची देते हैं ना कि हमें ये सब्जी लेनी है, नहीं सॉरी हमें ये दवाई लेनी है, ये सामान लेना, तभी मिलता है हमें। आप केमिकल की दुकान पे चले जाओगे तो वो थोड़ी मांगता, हम उसको जाके बताते हैं ऐसा कीड़ा लग रखा है, तो वो हमें खुद ही उठा के दे देता है, या हम खुद नाम बताते हैं अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के कि अब तो ये डाल लेंगे, तो उससे पूछ भी लेते हैं कितना डालना है। तो वो भी क्या करता है, ये थोड़ी बताता है कि इसमें 20 ml लिखा हुआ जी, ml तो किसने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा कि जी 20 ml लिखा है जी। तो 20 ml की बजाय वो बोलता है कि ढक्कन डाल देना, ढक्कन में पता नहीं 50 ml आ रहा है कि 60 ml आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा हमें। तो हमने भी क्या किया, जब आए तो 1-2 की बजाय हमने सोचा कि नहीं, क्या 1-2 से फायदा ना हो और पिछली बार की तरह फसल ना खराब हो जाए, तो ऐसा करते हैं 3-4 ढक्कन डाल देते हैं जी। तो हम वो फिर 3-4 ढक्कन भी कौन नापेगा, अच्छा ये 100 ml की तो बोतल है ही, इसका मतलब ये आधी चली जाएगी, तो हम उसको क्या करते हैं, आधी उड़ेल देते हैं साहब, या पूरा भी डाल देते हैं, तो हो गया जी केमिकल की मात्रा ज्यादा। अब जब हम उसको छिड़केंगे
तो छिड़क के कहाँ जाएगा? फलों के ऊपर गिरेगा जी साहब, सब्जी के ऊपर गिरेगा, और सब्जी के ऊपर गिरेगा तो कुछ तो ऊपर रह जाता है, कुछ अंदर भी चला जाता है। जैसे कट लग जाता है, इनकी इनकी जो स्किन होती है हमारी स्किन के जैसे ही तो होती है, अगर हमें भी थोड़ा सा भी खरोच लगती है तो अंदर से खून निकल आता है। तो अगर आप साग सब्जी का भी देखोगे तो इनकी भी स्किन ऐसे ही होती है, इनकी भी खाल ऐसे ही होती है, उसमें केमिकल थोड़ा सा कट लगता है, जैसे कीड़े या पक्षी कुछ आते हैं चोंच मार देते हैं, तो उससे उसके अंदर वो जाने की संभावनाएं, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब वो क्या होगा जी, उसके अंदर भी जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा साहब, बेचने वाले साहब, ये बनाने वाले कहाँ पे साहब? जैसे आपको पता है कि हम खाने में अपनी मर्जी से कोई रंग नहीं डाल सकते। सरकार ने बताया है कि किस खाने में रंग डलेगा और किस खाने में रंग नहीं डलेगा और कौन सा डलेगा, ये भी हमें सोचना है। खाने में ऐसे रंग नहीं डालना है। जैसे मैं रोटी बेच रहा हूँ साहब, तंदूर पे रोटी बना के बेच रहा हूँ, तो मैं क्यों ना उसमें रंग डाल दूं, लाल पीली नीली रोटियां आएंगी, क्या पता देखने वाले को अच्छी लगे। आटे की रोटी है ना, लोग बोलते हैं सफेद रोटी तो मैदे की होती है, मैं उसमें लाल कलर डाल देता हूँ साहब, तो लाल कलर की रोटी किसी ने खाई नहीं होगी आज तक, उसको अच्छा लगेगा। आप बोलोगे साहब ये तो अलग से आटा है, पर आपको पता है कि उसके अंदर कलर नहीं डलता है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे बेकरी के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें कलर गवर्नमेंट बोलती है कि आप डाल सकते हो। जो आप हलवाई की दुकानें हैं उसमें कुछ रंग डलते हैं, तो आप वो रंग डाल सकते हैं जो कि जिस चीज में डलते हैं, पर रंग उसमें भी खाने वाले ही रंग डालने हैं, क्योंकि रंग भी दो तरह के बनते हैं, एक बिना खाने वाले, एक खाने वाले। तो हमें वही रंग लेने हैं जो खाने के लिए बने, उनके ऊपर लिखा होता है फूड ग्रेड, फूड ग्रेड उसके ऊपर लिखा होता है, हमें वही रंग लेना है और कितना डालना है उतना ही डालना है साहब, किसान की तरह इतने की जरूरत है। अब सोचो जैसे हम खाने में नमक डालते हैं, अगर एक चुटकी से ही हमारा काम चल जाता है तो हम एक चुटकी डालते हैं ना, अब हम एक मुट्ठी नमक डाल देंगे तो क्या होगा, हम खाने नहीं खा पाएंगे। पर रंग के साथ ऐसा नहीं है साहब, जैसे नमक के साथ है ना, रंग के साथ ऐसा नहीं है, दूसरे केमिकलों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि नमक का तो पता लग जाता है, पर इन केमिकलों का खाने पे कोई खास पता नहीं लगता। आप जितना मर्जी रंग डाल दोगे कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा, हाँ शरीर के नुकसान होगा, क्योंकि जो कलर है ना, कलर ये भी सबसे खतरनाक तरह का एक केमिकल है। तो इसको उतना ही यूज करना है जितना कि ये जरूरी बनता है। अगर हम इससे ज्यादा इसको यूज करेंगे तो हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है। तो इसीलिए आपको जब भी अपने खाने के, जैसे मेरा लड्डू है तो मुझे पता है कि उसको पीला बनाना है, मैंने सफेद लड्डू मैंने भी कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि हमारे मन में बना होता है कि जलेबी जो है थोड़ी लाल ही अच्छी लगती है साहब। तो अगर मैं केक पेस्ट्री है थोड़ा रंगीन से ही अच्छे लगते हैं, अगर मैं उसको थोड़ा अलग तरह से देखूंगा तो शायद मैं ना खाऊं, तो मुझे उनमें, चलो डालते हैं हम शुरू से ही, तो आप उसमें उतना ही डाल लें जितने की जरूरत है। और भी बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कि जो चाइनीज का काम करते हैं, चाउमीन बनाते हैं या रेडी पे लगाते हैं, तो वो लोग क्या कर देते हैं साहब, अजिनोमोटो डलता है, अजिनोमोटो जिसको चाइनीज सोडा भी बोलते हैं, तो चाइनीज सोडा डलता है साहब खाने के अंदर। उसका काम क्या होता है, वो खाने का टेस्ट बढ़ाता है, खाने को स्वाद करता है। बैन नहीं है साहब, आप अगर सोचोगे कि वो सरकार ने बैन कर रखा है, तो सरकार ने उसको अभी बैन नहीं किया है। हाँ, ये जरूर बोल रहा है कि जिसको खाना है वो उसकी मर्जी पे आधारित है, अगर वो खाना चाहे तो खाए, ना खाना चाहे तो ना खाए। तब हम उसको मुट्ठी भर के डाल देंगे जी, चाउमीन अच्छी लगेंगी या स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी बिक्री होगी साहब, तो उसका भी ज्यादा का नुकसान है। तो इसलिए उसको भी उतना ही डालना है जितना की जरूरी है। अब इसमें भी लोग थोड़ा उस्ताद बनते हैं, थोड़ा तेज बनते हैं, क्या करते हैं उसको पीस देते हैं साहब, पीस के क्या कर देते हैं उसको नमक जैसा बना देते हैं जी, नमक के डब्बे में डाल लेते हैं जी। कोई बोलता है जी आप चाइनीज सोडा डालते हो, अजिनोमोटो डालते हो, बोलो ना जी हम तो डालते नहीं। बोला देख लो जी, चेक करके देख लो। अब वो चेक करके जब देखता है तो वो किसी को दिखाई देता नहीं है, तो लोग सोचते हैं हाँ नमक ही डाल रहा होगा, तो आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है, वो बताना है। तो ये तो हो गया जी दो की कहानी, जो दो लोग क्या कर देते हैं वो करते हैं। तीसरा साहब खरीदने वाले का, जैसा हमने बात करी ना कि दो जो ये लोग हैं जो ये बनाते हैं या बेचते हैं, अगर इनका कसूर है तो खरीदने वालों का भी कसूर है। खरीदने वालों का कैसे कसूर है साहब, जैसे मैं जाता हूँ खरीदने, तो मैं जब अगर गुड़ खरीदने जाऊंगा ना, तो मुझे पता है जो मार्केट का जो गुड़ है, जो नेचुरल जो गुड़ बनता है ना, वो थोड़ा सा मटमैले से कलर का होता है, वो चमकता नहीं है साहब, वो देखने में इतना अच्छा लगता नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं जी ये नहीं चाहिए जी हमें। कौन सा चाहिए जी, जो पीले से कलर का हो, जो लश्कारे मार रहा हो, जो चमक रहा हो। तो अब आप सोचो साहब, मैंने तो गलती करी है। अब दुकानदार भाई है जिसके पास वो चमकने वाला गुड़ नहीं था, उसने घर का गुड़ रख रखा था जो कि सही गुड़ था, अब उसका बिका नहीं। अब जब बिकेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं भी जाऊंगा मंडी में तो बोलूंगा ना भाई ये प्योर नहीं चाहिए, हमें भी वो मिलावटी गुड़ चाहिए, क्योंकि चमक तो मिलावट से ही आएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, गुड़ ले आऊंगा। दूसरा क्या करते हैं लोग, हाँ जी, सब्जी अगर चाहिए तो वो बिल्कुल ही ग्रीन चाहिए साहब, जबकि कलर किसी ने खाना नहीं है। अमरूद चाहिए मार्केट से, फ्रूट चाहिए मार्केट से, 20 रुपए का तरबूज नहीं होता साहब,
हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, कोई गारंटी देता है हमें? हम मोबाइल लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कोई गारंटी देता है हमें? हम डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, गारंटी देता है डॉक्टर हमें? आप आवाज पूछ के सही नहीं देखो। आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी सर, आ रही है हेलो आवाज। उनका उनका नेट भाई स्लो साहब, होगा। आपको आवाज आ आपको रही है, अगर सही आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है तो बहुत बार ऐसा भी नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी हो सकती है साहब। सर आवाज सबके लिए सही आ रही है और बाकी सभी भाई अपना माइक बंद रखें। हाँ तो देखो साहब, अब जो हम बात कर रहे थे, हम देखो डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक हो जाओगे। आप बोलते हो ना उसको, चाहे अपने 2000 फीस दियो, चाहे 4000 फीस दियो, आप उसको बोलते हो लिख के दो जी कागज पे गारंटी। वो बोलेगा भाई साहब आप ऐसा करो, आपने मेरी फीस दी है ना, आप फीस वापस ले जाओ, जो आपको गारंटी देगा उससे गारंटी ले लेना। आप गाड़ी लेने जाते हो साहब महंगी से महंगी, आप उसको बोलना है गाड़ी खराब तो नहीं होगी, तो बोलेगा नहीं जी कंपनी का माल है कैसे खराब हो जाएगी। आप उसको फिर बोलो कि जी गाड़ी खराब तो नहीं होगी, तो दूसरी बार वो बोलेगा अरे सर खराब होगी तो क्या है, कंपनी बैठी है ना, सर्विस स्टेशन वाला बैठा है ना, आपकी 1 साल की वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे। आप उसके बाद भी बोलना नहीं जी मैं तो लेके नहीं जाऊंगा, मुझे तो गारंटी चाहिए जी, मैं 20 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ। बोलेगा साहब फिर आपको जो गारंटी देता है उसकी गारंटी ले लो साहब, आप नहीं ले सकते। आप स्कूल में जाना साहब, चाहे बड़े से बड़ा स्कूल कॉलेज हो, बोलता है जी मेरा रिकॉर्ड है, मेरे बच्चे हमेशा ही यहाँ से आईएएस बन के निकलते हैं, आईपीएस बन के निकलते हैं, यहाँ से आज देख लो जी कोई जज बन रखा है, कोई वकील बन रखा है, कोई डीसी बन रखा है। आप बोलो जी आपने मेरे बच्चे का एडमिशन ले लिया, हाँ जी गारंटी दो साहब कि मेरा बच्चा भी जज बनेगा। तो वो बोलेगा देखो सर हम गारंटी कैसे दे सकते हैं, तो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो पढ़ा देंगे। तो देखो इतना जब हम बड़ा काम करते हैं हमें गारंटी नहीं मिलती, पर जब हम साग सब्जी फ्रूट लेने जाते हैं तब तो हमें गारंटी चाहिए साहब। एक तरबूज होता है जो कि मुश्किल से मुझे लगता है गर्मी के सीजन में 10 रुपए किलो भी नहीं बिकता होगा साहब, 20 रुपए तो जब नया नया आता है तब बिकता है, नहीं तो आपको 15 रुपए में 10 रुपए में तरबूज मिल जाता है साहब किलो। हम उसकी गारंटी चाहिए जी, बोलते हैं नहीं भाई साहब गारंटी देगा, वो भी बोलता है हाँ गारंटी दूंगा भाई काट के देख ले यहाँ पे। अरे भाई क्यों गारंटी चाहिए उसकी? हमारी गारंटी का कोई ना कोई फायदा उठाता है ना, उसको पता लग गया कि इसको मिठाई खाना है, इसको लाल ही खाना है। हम बोल देते हैं ना कि जूस वाला कलर क्यों मिला रहा है, जूस वाला क्यों कलर नहीं मिलाएगा साहब? क्योंकि हम जाके मांगते हैं उससे, ये पूरा रंग तो बना नहीं, क्योंकि प्रकृति में जो चीजें बनी है ना वो वैसे ही बनी है। कोई आदमी लंबा भी होता है, कोई काला भी होता है, कोई गोरा भी होता है, गोरे में भी कोई अलग तरह का गोरा होता है। तो हम सब मानते हैं ना कि हाँ जी प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा ही होगा। तो जैसे साग सब्जी है तो उसमें भी ऐसा होता है, हम एक ही पेड़ से फल तोड़ रहे हैं, एक ज्यादा मीठा भी हो सकता है, कम मीठा भी होगा, पर मीठे से फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो साफ है, वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं, तो फायदा ही करेगा ना। तो यहीं पे मांगने वाले से भी गलती होती है, और मांगने वाले ही मिलावट को सपोर्ट करते हैं, वो जाके ऐसी चीजें मांगते हैं कि बेचने वाले को बेचनी पड़ती है। पर जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें फर्ज बनता है उनको बताने का। अगर मेरी दुकान है, मेरे से कोई गुड़ मांगता है, बोलता है मेरे को चमक वाला, तो मैं उसको बोल सकता हूँ ना कि भाई जाओ चमक वाला ले लो, पर आपको पता है उसके अंदर कितना केमिकल मिला है? आपके पास अभी मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा आपके पास, आप इस पे सर्च करके देखो कि गुड़ का रंग कैसा होता है, अभी पता लग जाएगा जी गुड़ का रंग कैसा होता है, चमकने वाले में मिलावट होती है। तो उसका भी दिमाग खुलेगा ना, क्योंकि कई बार खरीदने वाले को पता भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारा ट्रेनिंग का मकसद है कि हम सबको समझाएं ये केमिकल जितने भी हैं कि इनसे हमें अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखना है। दूसरा केमिकल कहाँ से आता है साहब? जो आजकल तेल के बारे में जो बहुत सारी बातें चलती है, जो हम फ्राई वाला तेल यूज करते हैं ना, फ्राइंग जिसमें भी करते हैं, जैसे कोई समोसे बनाता है, कोई नमकीन तल रहा है, या कोई और फ्राइड काम कर रहा है, तो वो हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही तेल यूज करते रहते हैं। तो उस तेल में क्या होता है, जितना ज्यादा हम तेल को फ्राई करते हैं, जितना ज्यादा हम तेल को फ्राई करते हैं, देखो पहले तो हमारे यहाँ फ्राइंग का इंडिया में फ्राई करने का रिवाज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे घरों पे देसी घी होता था, हम लोग उससे फ्राई करते थे। और अब आने वाले टाइम पे देखो, पहले डॉक्टर बोलते थे कि देसी घी मत खाओ, पर अभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको देसी घी खाओगे तो उससे कम बीमारियां होंगी, रिफाइंड से या डालडा से ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा गर्म होता है तेल, और फिर बार बार ठंडा होता है, फिर बार बार गर्म होता है, जो उसमें चीजें तली जाती है ना, उनसे बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि उस तेल को कम से कम 3 या 4 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। और वो बिकता है, वो जो तेल बच जाता है ना वो भी बिकता है, वो 25 से 30 रुपए लीटर बिकता है। उसके लिए भी एजेंसियां जो पेट्रोल बनाती हैं, बायो डीजल जो बनता है, ये एजेंसियां उसको खरीदती हैं। तो ये क्या करती हैं, अपना ड्रम दे जाती हैं, आप अपना उसमें तेल उसमें डाल दो, और उसके बाद वो उसको उठा के ले जाते हैं, और वो भी किसी को देना नहीं तो उस तेल में हम ज्यादा जो चलते रहते हैं उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
ये देखा जी साहब हमने कि ये हमारे 3 तरह के खतरे थे जिनसे हमारा खाना खराब होता है, इनको हमें बचाना है। किसी का फेर माइक ऑन हो गया यार, कौन है भाई साहब? चलो अच्छी बात है, बंद कर दिया। अब इनमें लिखा है जी खाना और कौन कौन सी चीजें जिनसे खराब हो सकता है। जैसे तापमान है, सबसे पहले उन्होंने दिया तापमान। आपको पता है कि गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है, सर्दी में खाना खराब नहीं होता है। तो इस तापमान का बहुत बहुत असर पड़ता है हमारे पास। तापमान तापमान से तो हमारे पास असर पड़ता है ना। अगर आप देखोगे कि जब सर्दी आती है तो हम जब चीजें धूप में बाहर भी रख देते हैं ना, धूप में सॉरी, जब हम अपने बाहर कमरे के तापमान पे जब चीजें रख देते हैं ना, तो वो भी इतनी आसानी से खराब नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। पर जैसे गर्मी आती है, जैसे अभी अभी भी मौसम गर्मी का आ ही चुका है हरियाणा में या पूरे नॉर्थ में, उसके बाद जैसे ही अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो देखो हम घर में जब भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सब हम प्रैक्टिस घर में करते हैं साहब। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम घर में नहीं फॉलो करते। तापमान का देखो कितना ख्याल रखते हैं। जब हम दूध लेके आते हैं, चाहे हम दुकान से लेके आए या हम खुद अपने गाय भैंस का निकाल के लेके आए या खरीद के लेके आए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही घर में आते हैं या तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। हमें पता है कच्चा भी फ्रिज में रखा हुआ चलेगा नहीं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको उबाल ले, उबालने के बाद उसको ठंडा करके हम अपने फ्रिज में रख लेते हैं। तो चल जाता है ना, 1 दिन 2 दिन चल जाता है। आप सोचो कि आपने उसको आके स्लेब पे रख दिया, साहब रसोई में स्लेब पे रख दिया, आपको पता है 2-3 घंटे के अंदर वो दूध फिर जाएगा काम से। तो इसी तरह तापमान का इतना फर्क पड़ता है। तो जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, पैकिंग खाना बनाते हैं, जैसे हमने दाल बना ली, सब्जी बना ली, तो जैसे ही उसको बनाया सारे कीटाणु मर गए साहब। उसके बाद उसको दोबारा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखना है, और जब भी उसका ऑर्डर आता है तो उसको वहां से गर्म करके देना है। तो या तो हम जब पकाते हैं चीजों से कीटाणु तब मरते हैं, या तो हम उसको ठंडे में रखते हैं, कीटाणु तब नहीं बढ़ते हैं। बीच में जो कमरे का तापमान है हमारा, जिसपे हम लोग रहते हैं, अगर उसमें हम खाने को रखते हैं तो सबसे ज्यादा खराब होता है। इसके साथ दूसरा टाइम साहब, टाइम। तापमान का जितना असर पड़ता है वो टाइम के हिसाब से चलता है। जैसे गर्मी के दिन नहीं है, चाहे वो जून भी क्यों नहीं है, जुलाई भी है, जून जुलाई में जब बहुत गर्मी होती है, तो मैं दूध लाया बाजार से या कहीं से भी, मैंने उठा के 15 मिनट के लिए उसको किचन में रखा, और 15 मिनट के बाद उसको गर्म करके फ्रिज में रख दिया। या ठंडे के ठंडे कोई दुकान से ठंडा ही लेके आया था, मैंने 15 मिनट के बाद फ्रिज में रख दिया, तो आपको पता है 15 मिनट में वो खराब नहीं हुआ होगा, वो ठीक हो जाएगा। तापमान तो उतना ही रहा, तापमान तो उतना ही रहा, पर टाइम नहीं मिला। जैसे हम तंदूर में खाना नहीं बनाते, तंदूर में खाना बनाते हैं, तो तंदूर में देखा होगा आपने कितना कोयले जल रहे होते हैं, कितना तापमान होता है। जब हम रोटी लगाते हैं, रोटी बन जाती है, पर जो तंदूर में जो बंदा काम करता है उसका हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो इमीडिएटली हाथ डालता है और एकदम बाहर निकाल लेता है। तो उसका क्या होता है, टाइम कम मिलता है, टाइम कम मिलता है। जो हम घर में भी रोटियां बनाते हैं, हम देखते हैं कि टाइम की वजह से। इसका माइक ऑन हो गया साहब। कौन है राजकुमार साहब? ये यार इस बात मेरे को पता नहीं। हाँ, तो तीसरा है खाने की क्वालिटी। इन्होंने लिखा है कि खाने की क्वालिटी, देखो जैसा हम कच्चा माल लेंगे वैसे ही पक्का बनेगा साहब। अगर हमने मैदा ही कीड़े वाला लिया है और सोचते हैं ये कोई बात नहीं, ये सस्ता पड़ जाएगा, उसको छान छून के बना लेंगे हम रोटियां, या छान छून के इसकी बेकरी के आइटम बना देंगे, तो आपको पता है कि फिर वो जब उसकी क्वालिटी घटिया तो खाना भी घटिया ही बनेगा। बढ़िया खाना भी जो हमने फिनिश खाना जो बनाया है या जो फाइनल आइटम जो बनाई है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमें जो कच्चा माल लेना है साहब, वो भी कंपनी मतलब वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर हम उसको घटिया क्वालिटी का लेंगे तो फिर उसमें से जो सामान बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसका इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा है कि हम लोग ध्यान रखते हैं कि खाना, जैसे दुकानदार भाई हैं, इसमें FIFO लिखा हुआ है, क्योंकि दुकानदार भाई अगर बैठे होंगे तो उनको लगेगा कि तो सारा बनाने वालों के लिए, हमारे लिए तो कुछ है नहीं इसमें। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए भी स्टोरेज जो भंडारण का जो आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें भंडारण के बारे में भी बहुत कुछ बताया कि भंडारण क्या होता है, भंडारण के लिए क्या करना होता है, तो उनको भी उसमें भी आ जाएगा। तो जैसे दुकानदार भाई हैं वो क्या करते हैं, जैसे आज बिस्कुट आए वो पीछे रख दिए, फिर कल जो आए वो आगे रख दिए, परसों जो आए वो और आगे रख दिए। तो इससे क्या होगा, जो पहले आए थे वो पीछे पड़े रहेंगे, वो खराब होते रहेंगे, और जो नए आ रहे हैं वो आगे लगा रहे हैं वर्कर। तो उससे क्या होगा कि पुराने वाला एक्सपायर हो जाएगा, और मैं आके दुकान से लेता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि वो तो एक्सपायर है। उसको अगर खा के, एक्सपायर खाने को खा के किसी का बच्चा बीमार हो जाता है या नहीं भी होता, अगर वो आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिकायत कर दे आपकी कि जी मैं इस दुकान से बिस्कुट लेके आया, इसने मेरे को एक्सपायर दिया है, तो आपको पता है कि उसके लिए आपको फाइन हो सकता है। फिर आप बोलोगे जी मैंने तो देखा नहीं, मेरा तो काम ही नहीं है ये। सर काम तो है ना, क्योंकि जब मैं बेचता हूँ तो मैं उससे पैसे कमाता हूँ, पर अगर
मैं खराब बेच रहा हूँ, एक्सपायर जो माल बेच रहा हूँ, तो मेरा देखना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना, मुझे देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको उसमें जो पहले सामान आता है वो आगे होना चाहिए, जो उसके बाद में आता है वो पीछे लगना चाहिए, ताकि जो पहले वाला सामान है वो आगे से होके आगे बाहर निकलता रहे। तो आप एक्सपायर खाना किसी को नहीं बेच सकते। जैसे लेज कुरकुरे हमारे दुकानों में आपने देखा होगा बाहर टंगे रहते हैं, वो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी है, पानी की बोतलें हुई खासकर, या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हैं, या दूध दही के पाउच हैं, या उसके बाद जो आपका जो कुरकुरे लेज हैं, ये हमारे बाहर ही टंगे रहते हैं। तो इससे भी केमिकल खाने के अंदर जाता रहता है, क्योंकि बाहर तो गर्मियों में तापमान हमारे यहाँ तो 45 50 डिग्री पहुंच जाता है। तो वो क्या होता है कि वो प्लास्टिक का पाउच बाहर पड़ा रहता है और वो थोड़ा थोड़ा उसमें घुलता रहता है। तो इसलिए दुकानदार भाइयों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे लास्ट में है कि पानी की क्वालिटी। तो आपको पता है जो पानी जो है वो जिससे हम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो ये एक तरह का पानी मतलब साफ सुथरा पानी होना चाहिए। हम सोचें कि सिर्फ खाना बनाने के लिए साफ सुथरा पानी यूज करेंगे और बाकी बर्तन धोने के लिए या बाकी के कुछ और काम करने के लिए थोड़ा गंदा पानी भी चल जाएगा, तो इससे हमें सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए जो भी सरकार जो हमें पानी देती है ना, जो हमारे घरों में टुट्टी में जो आता है, जो म्युनिसिपल की तरफ से आता है, वो उस एरिया के हिसाब से अच्छा पानी होता है। एरिया के हिसाब से मैंने क्यों बोला साहब, आप चंडीगढ़ का पानी पी के देखोगे थोड़ा सा अलग होगा, आप हिमाचल में जाओगे, कुदरती बात है कि वहां पे मिनरल वाटर जैसा आपको जमीन का पानी मिलेगा। आप कुछ एरिया में जाते हैं तो वहां पे खारा पानी मिलता है। तो गवर्नमेंट या कोई भी जमीन का पानी तो नहीं बदल सकता साहब, तो वो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको कम से कम ऐसा बना देते हैं जो कि उस एरिया के हिसाब से पीने लायक हो जाए, उस एरिया के हिसाब से पीने लायक हो जाए। तो अगर आप वो पानी यूज करते हैं तो जो गवर्नमेंट देती है हमें सप्लाई का, हम वो भी पानी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा लोग सोचते हैं कैंपर का पानी ही बहुत अच्छा होगा। कैंपर का पानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि क्या गारंटी है कैंपर वाला कहाँ से पानी भर रहा होगा। कितनी बार तो हम देखते हैं कि वो भी ट्यूबवेल से ही भर के ला रहा है या उसी सप्लाई से भर के लेके आ रहा है और सिर्फ फिल्टर लगा रखा है और हमें फिल्टर करके देता है। पानी वही है और पैसे हमसे एक्स्ट्रा ले लेता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप गवर्नमेंट के अलावा कहीं से भी पानी यूज करते हैं तो उसको देखना है और उसका हो सके तो रिपोर्ट भी चाहिए आपको, क्योंकि वो जो कैंपर वाला आपको पानी बेच के जा रहा है ना, तो वो उसको रिपोर्ट करवानी जरूरी होती है कि उसने गवर्नमेंट से चेक करवाया कि उसका पानी साफ सुथरा है भी है या नहीं है। तो वो आपको रिपोर्ट देके जाएगा, फोटोस्टेट तो देनी है उसने, उसने कौन सा आपके कहने से चेक करवाना है, तो वो तो गवर्नमेंट के कहने से चेक करवाता है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये था साहब हमारा, जो कि हमें खाने से संबंधित, खाने को क्या क्या चीजें खराब करती हैं, क्या नहीं खराब करती हैं। अब इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमें खाने की दुकान या कंपनी या कोई भी व्यवसाय है वो कहाँ पे करना है, कि वो हमें कि वो, अरे भाई ये जितेंद्र कुमार वो कौन है हमें भाई साहब? जितेंद्र कुमार जी, अपना माइक बंद रख लो। जितेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी, जी अपना माइक बंद रख लो, बच्चों की आवाज आ रही है बीच में। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। हाँ तो साहब हम सोचते हैं कि जब देखो जब भी लोकेशन की बारी आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या जाता है, जब भी हमारी कर दो। और जी तो मेहता हमारे जी ध्यान, भाई, मैडम बंद कर दो। हाँ भाई जी, साहब अपनी आवाज म्यूट करके रखो, ट्रेनिंग चल रही है, बार बार ये एक बात ही हम बोल रहे हैं। ये सारा भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो सोचने वाली बात है ये कि ये सरकार के पास वही रिकॉर्डिंग बात है जाएगी सर। तो ये, हाँ, तो ये सब भी रिकॉर्ड होता है। तो कितना मतलब कितना अच्छा थोड़ी लगता है ये सब बातें कि बीच में कोई बोल रहा है, कोई बात नहीं, गलती से कभी कभार एक बार हो जाता है, पर जैसे आपने एक बार म्यूट कर दिया, आपने आपको बंद कर लिया, तो दोबारा उसको ऑन पता नहीं कैसे हो जाता है। वो तो थोड़ा सा वो करो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सरकार के पास जाती है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। सरकार वाले बोलेंगे कि जी ट्रेनिंग तो कम हुई और बस चुप हो जाओ ज्यादा हुआ। तो इसका ध्यान रखना। देखो ये अब बात आई थी कंपनी या छोटी सी दुकान या खाने का कोई भी काम है, ये कहाँ हमें खोलना चाहिए। जब लोकेशन की बात आती है तो हमारे ध्यान में जाता है जी ग्राहक कहाँ पे आएंगे। तो सही बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कोई भी जो आदमी बिजनेस करता है या कोई भी अपना काम करता है वो खाने के लिए तो करता है। अगर मैं सोचूं कि मैं जाके मंदिर के पास अगर दुकान खोल लूंगा तो मुझे लगता है ना मंदिर के पास प्रसाद की दुकान या फूलों की दुकान खोलूंगा तो ज्यादा चलेगी, और जाहिर सी बात है वो चलेगी भी, क्योंकि जो मंदिर में आएगा वो फूल प्रसाद तो लेगा ही लेगा ना। उसकी बजाय मैं कुछ और की दुकान खोल के बैठ जाऊं, मंदिर के साथ लगते हुए जूते की दुकान खोल के बैठ जाऊं,
तो कोई तुक थोड़ी बना उसका, क्योंकि जो मंदिर में आया है वो शॉपिंग करने थोड़ी आया है, वो उस टाइम पे भगवान के दर्शन करने आया है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आके दुकान देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कोई भी काम करना होता है तो हम ज्यादातर ध्यान रखते हैं कि हमारा काम कहाँ पे चलेगा। पर सरकार बोलती है आपको ये तो देखना है, ये तो आप पहले ही देख लोगे, इसमें हमारी जरूरत नहीं है। हमें हमारा बोलने का मतलब क्या है, हमारा बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आपको दुकान खोलनी है तो आपको वो चीज भी देखनी है जो कि खाने को खराब ना करे साहब। खाने को कौन सी चीजें खराब करती हैं, जैसे वहां पे सॉरी जी ईंट का भट्टा लगा हुआ है, ईंट भट्टा लगा हुआ है, वहां मैंने अपना खाने का काम स्टार्ट कर लिया जी, बेचने का हो या खाने का हो, मेरी मिठाइयां खुले में रखी है, ऊपर से क्या गिर रही है साहब, धूल गिर रही है और ईंटों का वो बुरादा सा गिर रहा है, चूना सा गिर रहा है जो लाल लाल सा निकलता है। ठीक है जी साहब, वो भी आ गया, अंदर ही आ गया, वो भी खाने के अंदर ही आ रहा है, तेल की कढ़ाई के अंदर भी गिर रहा है, समोसे भी उसी में बन रहे हैं, और जो मिठाई रखी है, जलेबी रखी है, बर्फी रखी है, उन पे भी गिर रहा है साहब। वो कपड़े से कितना कितना रुक जाएगा साहब, आपको पता है धूल तो इतनी बारीक होती है जो हमारे मोबाइल के, घड़ी के, टीवी के अंदर चली जाती है, जो घर के अंदर रहते हैं, तो फिर खाना जो बाहर रखा उसके अंदर क्यों नहीं जाएगी साहब, वो चली गई साहब, तो क्या होगा, खराब करेगी। कोई कोयले की फैक्ट्री है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, कोई वहां पे चमड़े का काम चल रहा है साहब, कोई लेदर लेदर बन रहा है, या वहां पे कोई और केमिकल बन रहा है, तो जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पे ऐसा खाने का काम हमें नहीं करना है। अगर हम खाने का काम ऐसी जगह पे करते हैं तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या प्रोग्राम किया है कि जिससे आपका खाना खराब ना हो, कि आपने डबल दरवाजा लगाया है, ऊपर से बिल्कुल कवर किया है, आपने ऐसा किया है, तो वो हर जगह के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि मैं धूल अंदर नहीं जाने दूंगा साहब, तो मुझे हर जगह डबल डबल दरवाजे लगाने पड़ेंगे, जाली वाला दरवाजा लगाना पड़ेगा, बाहर एयर कर्टन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल उसको चेक करना पड़ेगा साहब। तो इतना करने की बजाय सरकार बोलती है कि आप वहां पे ये काम करो ही ना, इसलिए तो सरकार आजकल क्या कर रही है कि खाने के जो भी पार्क है ना, फूड पार्क जो है वो अलग से खोल रही है। और अब आप बोलोगे जी फूड पार्क में तो कंपनियां खुलेंगी बड़ी बढ़िया, हाँ ये तो बात सही है कि फूड पार्क में कंपनी खुलेगी, बट अभी जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो एक काम और कर रही है। वो क्या कर रही है कि वो जो ये हमारा रेडियां लगते हैं ना, जहाँ पे स्ट्रीट फूड जिसको बोल सकते हो आप, स्ट्रीट फूड जो भी हम खाते हैं, इसके लिए भी अलग से मार्केट बना रही है, और कई जगह पे बन भी गई है, बड़ी बड़ी जगह पे बन भी गई है। और आगे सरकार का यही है कि जितना भी शहर का होगा, शहर में एक जगह पे ये मार्केट बन जाएगी, शहर में सिर्फ एक जगह पे मार्केट बनेगी, कि वहीं पे ये जो भी स्ट्रीट फूड होगा, जो भी रेडी का खाना होगा, चाहे लोकल खाना जो भी होगा, जैसे वो चाहे गोलगप्पे हो, पानी पूरी हो, मसाला हो, जो जितना भी सामान सब होगा वो वहीं पे ही चलेगा। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे गवर्नमेंट उन लोगों को अलग से पानी का कनेक्शन देगी, बर्तन धोने के लिए जगह देगी, और बहुत सारे शहरों में तो अब बन भी गया है, और सरकार इस पे बहुत जोर से काम कर रही है। जब ये ट्रेनिंग वगैरह सब चल रहा है कि लोगों को पहले कम से कम कानून का पता लग जाए, जिससे कि वो लोग वहां जाके काम करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो जिसकी हमने बात की थी, ये फोटो में दिखा रखा है, ये देखो साहब, यहाँ पे गंदा रास्ता है और वहां पे ही आलू प्याज की बोरी पड़ी है साहब। ये कोई बाहर की फोटो नहीं है, और आप इसमें जो आपके सामने जो चल रहा है ना, आप इसमें देखना, हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में आती हैं, और फोटो भी हमारे ही देश की है ये, आप ये मत सोचना कहीं और की है ये। देखो दूसरी जगह देखो आप कि कितना गंदा रास्ता है, वहां पे खाना बन रहा है। तीसरे में देख सकते हो आप कि वहां पे मूत्रालय है, मतलब यूरिनल है, तो उसका दरवाजा ही नहीं है साहब। और ये मैक्सिमम जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि जब बना हुआ दरवाजा नहीं होगा, या तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो लोगों को असुविधा होगी दरवाजा बार बार कौन खोले कौन बंद करे, इसे दरवाजा ही हटा दो वहां से, तो ये दरवाजा हट गया, तो अब इससे स्मेल आ रही है पेशाब की, और वहीं पे साथ में कोई बंदा खाना बना के बेच रहा है, तो वो नुकसान होगा। चौथी फोटो में भी आप ऐसे देख सकते हो कि वहां पे थूक रखा है, पेशाब कर रखा है, और बल्कि एक आदमी तो पेशाब कर भी रहा है, फोटो में भी पेशाब कर रहा है। देखो जब जिसने ली होगी तब उसने सोच के लिया होगा। तो अब यहाँ पे खाना बनेगा तो कितने कीटाणु आएंगे, तो यही कीटाणु तो हैं जो कि बीमारियों का घर बन रहे हैं साहब, और जिनको हम आज तक किस्मत का दोष मान रहे हैं, पर साल 2 साल 4 साल में ये बात बदल जाएगी। ये देख सकते हो आप कि कैसे कैसे वो कचरा कचरा पड़ा है, खुला कचरा पड़ा है, और नीचे जमीन पे फैला पड़ा है। हर फोटो में ऐसा ही है कि कहीं पे डस्टबिन नहीं है, कहीं पे डस्टबिन है तो उसका ढक्कन टूटा हुआ है, कहीं पे डस्टबिन भरा हुआ है। इसमें दोनों का ही कसूर है, सरकार का भी है कि वो ध्यान नहीं रख पा रही, और लोगों का भी है कि वो भी डस्टबिन है तो भी बाहर फेंक देते हैं, और वहां पे खाने को मिक्स करके फेंक देते हैं। जैसे आजकल सरकार बोलती है ना कि गिल्ला कचरा सूखा कचरा अलग अलग फेंको, तो हम वैसा नहीं करते, हमारा जहां दिल करता है हम उसको फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, मक्खी मच्छर गंदगी और बदबू हर जगह फैलती है। अब इसके पास जो भी खाने का काम होगा, चाहे वो कोई भी खाने का काम हो, तो वहां पे कीटाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो ये थी बात साहब लोकेशन की, कि हमें छांटना क्या है। तो हमें छांटने से पता लग गया कि हमें ऐसी जगह पे खाने का काम नहीं करना है जहाँ पे किसी तरह की गंदगी हो,
कोई खतरनाक कंपनी लगी हो जहाँ से धूल आ रही हो, राख आ रही हो या कोयला वगैरह आ रहा हो, चमड़े की स्मेल आ रही हो, तो वहाँ पे खाने का काम नहीं करना है। दूसरा है साहब फिर इसके अंदर की लोकेशन के बाद लेआउट के अंदर से कैसा होना चाहिए। तो जो फोटो में दिखा रखा है आप इससे भ्रमित मत होना कि ऐसा ही हमें फ्लोर करना है। तो सरकार ने ऐसा नहीं बोला, सरकार ने बोला है कि जो भी आपका फर्श है वो स्मूथ होना चाहिए, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वहां पे पानी ना खड़ा हो। वहां पे आप टाइल लगा सकते हो, आप सीमेंट लगा सकते हो, आप कोटा स्टोन लगा सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे साहब आप वैसा कर सकते हो। बट ऐसा नहीं हो कि वो मिट्टी का बना हुआ है कि नहीं जी मिट्टी पे चोट नहीं लगती, जब बर्तन रखते हैं तो उससे आवाज नहीं आती, या अगर हमने टाइल लगाई थी बीच में पतीले रखते हैं तो पतीले से टाइलें टूट जाती हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हमेशा ही आपका फ्लोर बना होना चाहिए। वो किस चीज का बनाना है, आपको कौन से पैसे का बनाना है वो आपने सोचना है, बट वो वहां पे ना पानी होना चाहिए, वहां पे ना गंदगी इकट्ठी होनी चाहिए, और वो साफ हो जाना चाहिए। तो ऐसा भी मेटल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि देखने में अच्छा लगे पर जब साफ सफाई की बारी आई तो उससे साफ सफाई हो ही नहीं पा रही। तो हमें वैसा नहीं लेना है। दीवार दीवार पे कम से कम क्या होना चाहिए कि 2 फुट की हाइट तक, 2 मीटर की हाइट तक, मतलब 6 फुट तक कम से कम उसके ऊपर टाइलें लगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस पे फर्श होगा, सॉरी कलर होगा, रंग होगा, तो उस पे क्या होता है, फंगस लगती है, और जो हम पेंट करते हैं ना थोड़ी देर बाद वो हटना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे खाने में गिर सकता है, और उसको बार बार हमें पेंट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पे अच्छी बात है कि जो भी खाने की कंपनी है, कुछ भी है, या जो खाने का काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम 5-6 फुट की हाइट तक टाइलें लगी होनी चाहिए। तो आप फोटो में देख सकते हैं, देखो एक तरफ इन्होंने ग्रीन निशान दिखा रखा है, एक तरफ कांटे का निशान दिखा रखा है। जहाँ पे कांटे का निशान है इसका मतलब वो गलत है, और जहाँ पे ग्रीन निशान है इसका मतलब वो सही है। तो पहली फोटो में देख सकते हैं आप कि फर्श, फ्लोर की बात कर रहा है, देखो ये एकदम फ्लोर सही है, इनका टाइलें वगैरह सब चमक रही है। दूसरी फोटो में देख सकते हो कितनी गंदी है और टूटी फूटी है। तो इससे क्या होगा, ना साफ सफाई हो पाएगी और वहां पे गंदगी फैलेगी। दूसरी फोटो में आप दीवार का उदाहरण देख सकते हो, देखो एक तरफ दीवार में इन्होंने 5-6 फुट की, देखो ये बंदा जो है इसकी टोपी से भी ऊपर है, तो इसका मतलब वो 5-6 फुट की हाइट तक है वो। तो आप वहां तक टाइल लगा के रखें जिससे कि खाने के अंदर कोई भी सीमेंट या रेत नहीं जाएगा। दूसरी फोटो में आप देख सकते हो कि दीवार के ऊपर से ये टाइलें ही उखड़ी हुई हैं, तो सीमेंट सीमेंट दिख रहा है। तो अभी सीमेंट कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, जाके हमारे खाने में गिर सकता है। ये देखो आप छत देख सकते हो, इन्होंने एक एक चीज की बात की है कि पहले बनेगा कहाँ, फिर दीवार। तो कमरे में होता ही क्या है, जब भी हम जहां भी हम काम करते हैं वो कमरा तो बनाते ही है, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, उसमें फर्श होता है तो वो अच्छा होना चाहिए, फिर दीवारें होनी चाहिए जहाँ पे टाइल लगी हो कम से कम 5-6 फुट तक। फिर आ जाती है बात छत की साहब, तो छत पे भी हमें क्या करना है, छत पे भी आजकल, और ये सिर्फ उनके लिए है जिनको अभी नया बनाना है काम, जैसे जिनके पास, आप ऐसा मत सोचना कि इस हिसाब से तो हमारी तो दुकान या हमारी फैक्ट्री फिट नहीं बैठ रही, अब तो हमें सारा तोड़ के नया बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जब आगे से जब भी आप अपना काम करते हो तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो, और अगर आपने पहले से बना रखा है तो आप उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको ठीक कर सकते हो। जैसे रिपेयर करते हैं हम लोग, जैसे घर में दरार आ जाती है या कई बार सील ना जाती है तो हम उसको पेंट को हटा के वहां पे टाइल लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट वैसे ही कह रही है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ढंग से सही कर सकते हो। देखो छत पे देखो आप, छत आजकल हॉस्पिटल वगैरह की या कहीं की भी छत ऐसी ही बनती है, ये पूरी एक बोर्ड सा ही आता है 3-3 4-4 फुट का, तो इसको वो फिट कर देते हैं वहां पे, और इसमें लाइटें भी लग जाती हैं, तो इस पे बार बार पेंट का चक्कर नहीं रहता और ना ही पेंट झड़ता है इसमें अंदर, क्योंकि हम अगर पेंट करते रहेंगे तो उसमें जाले लग जाते हैं, उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, तो हमें उनका ध्यान रखना है। फिर है साहब वेंटिलेशन का, वेंटिलेशन मतलब उसके अंदर हवा आनी चाहिए। देखो सिंपल सिंपल बातें, कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को लगेगा कि आज इन्होंने ऐसा बता दिया है कि जो हमारे सर के ऊपर से चला गया, या ये तो हम पूरा ही नहीं हो सकता साहब। तो ये वही सारी बातें हैं जो हम या तो करते हैं, अगर नहीं करते तो हमें पता है, हमें दोबारा उनको शुरू करना पड़ेगा। दूसरा जैसे वेंटिलेशन की बात थी कि हवा का प्रोग्राम होना चाहिए, पर हवा से मतलब ऐसा नहीं है कि जो बाहर से हम खिड़की को खोल दें वो बाहर से जो हवा आती है, नुकसान उसमें भी कुछ नहीं है, पर उसके साथ क्या होता है, उसमें गंदगी मतलब धूल आती है, धूल के साथ साथ मक्खी मच्छर आ सकते हैं, छोटे छोटे वो उड़ने वाली फ्लाई जाती हैं, घरेलू मक्खियां आ सकती हैं, और भी पशु पक्षी आ सकते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, वो फिर आके अंदर गंदगी फैला सकते हैं। तो इसलिए आप पंखे का प्रोग्राम कर सकते हो, एसी का प्रोग्राम कर सकते हो, या आप बाहर से हवा लेते हो तो वो फिल्टर होके ही अंदर आनी चाहिए वहां पे, जिससे कि गर्मी भी दूर हो और गंदगी भी ना फैले अंदर। देखो दरवाजा देख सकते हो आप, दरवाजा इन्होंने कैसा दिखा रखा है, बिल्कुल एकदम ना कहीं से टूटा है ना कहीं से फूटा है। और आजकल गवर्नमेंट बोलती है कि जहां भी खाने काम हो रहा हो ना, वहां कोशिश करें कि लकड़ी का दरवाजा ना हो साहब। लकड़ी के दरवाजे में दिक्कत क्या है कि अगर उस पे तेल के हाथ लग जाते हैं तो तेल उसके अंदर जा जाता है, फिर आप तेल को साफ नहीं कर सकते, और बार बार उन पे पेंट करना भी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो दरवाजे आते हैं कि आप दरवाजा मेटल का दरवाजा लगा लो उसमें, जिसको कि
साफ करना आसान होता है और उसको मेंटेन करना भी सही रहता है। उसमें कोई चीज जैसे तेल है या घी है, कुछ भी ऐसा है जो अगर लग भी जाता है तो वो साफ हो जाता है, उनको साफ करना आसान है। वो ना कहीं से टूटा फूटा होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आगे होगा शायद कि हाँ ये आगे है इसमें कि डोर क्लोजर लगाना चाहिए। ये आप खिड़की की बात, जिसकी खिड़की की बात चल रही है, देखो कि खिड़की अगर कहीं भी है जहां से बाहर से दिखता है तो उस पर हमेशा ही जाली या शीशा लगा होना चाहिए, वो खुली ना हो साहब। अभी देखो होटल में तो चलो ऐसी नहीं होगी, पर जैसे यहाँ पे मिठाई बन रही होगी, जैसे कई बार मिठाई हम लोग देखते हैं कि मिठाई कहीं बन रही होती है, पर जो बिकती है तो बहुत बढ़िया काउंटर पे बिकती है और बहुत अच्छी जगह पे बिकती है, पर जो पीछे हम देखते हैं कि कहाँ पे बनी है, तो आप देखते हो कि वहाँ लोग लुंगी में लगे हुए हैं बनाने, और वो बिल्कुल एकदम ना वहाँ पे दरवाजा है ना कुछ है, वहां पे बन रही है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसी जगह से सामान नहीं खरीदना है। दरवाजे के लिए हमने क्या दिया हुआ है, दरवाजे के लिए दिया हुआ है कि दरवाजे के ऊपर क्लोजर लगा होना चाहिए। क्लोजर मतलब जिससे कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। क्योंकि दरवाजा हम कितनी बार क्या करते हैं कि हम दरवाजा खोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंद कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंद करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके दोनों हाथों में सामान होता है तो वो बंद भी नहीं कर पाते, चाह के भी बंद नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसका समाधान क्या है कि हम इसमें डोर क्लोजर लगवा सकते हैं। ये तो घरों में भी लगता है आजकल, जो हम लोग घरों में भी दरवाजे लगाते हैं उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, डोर क्लोजर लगा देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि कोई याद रखे ना रखे, वो अपने आप ही डोर क्लोजर से 5-10 मिनट के अंदर अंदर दरवाजा आपका, 5-10 मिनट कह रहा हूँ सॉरी, 5 से 10 सेकंड में आपका दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे हम 10 तक गिनते हैं दरवाजा आपका बंद हो जाता है। तो अंदर वाले दरवाजे में तो ठीक है ये, पर अगर कोई दरवाजा बिल्कुल बाहर खुल रहा है, जैसे मेन गेट है हमारा, जब तक वो 10 सेकंड के अंदर बंद होगा ना तब तक बहुत सारे मक्खी मच्छर और धूल अंदर आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, एयर कर्टन लगाते हैं, जिससे हवा गिरती है। देखते हैं ना हम लोग कई बार मॉल में जाते हैं या दुकान में जाते हैं तो वो एयर कर्टन चलता रहता है। जैसे दरवाजा खुलता है एयर कर्टन चल जाता है, जैसे दरवाजा बंद होता है वो एयर कर्टन भी बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब तक वो 5 से 10 सेकंड में जो दरवाजा बंद होगा तब तक उसके अंदर कोई मक्खी मच्छर ना घुसे, वो बच जाते हैं। तो इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है कि हमारा डोर क्लोजर के साथ साथ एयर कर्टन भी उसके अंदर लगा हो। तो वो हम देख सकते हैं। ये देखो आप, इन्होंने क्या कर रखा है कि नीचे वाली फोटो में इन्होंने वो लगा रखा है, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है इन्होंने। एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, गर्म हवा बाहर फेंकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट तो हो गया कि हमने गर्म हवा को बाहर फेंक दिया, पर इसका एक नुकसान और भी है। नुकसान, गर्म हवा को फेंक दिए तो ये तो इसका फायदा है, खैर ये तो नुकसान नहीं है। नुकसान इसका है कि देखो आप इसमें देखते हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जाली या जाली काट देते हैं तो दीवार में जितना इसका मुंह होता है उतना बड़ा होल बन जाता है दीवार में, उतना बड़ा छेद बन जाता है दीवार में, तो गर्म हवा को बाहर फेंकता रहता है। पर वो जो छेद बन गया ना वहां से, चलो मक्खी मच्छर नहीं भी आ सकते पर छिपकली है जैसे, चूहे हैं जैसे, तो वो तो अंदर आ सकते हैं ना। तो इसीलिए इसका जहां बाहर इसका मुंह होता है वहां पे जाली लगी होनी चाहिए। देखो इसमें जो दिखा रखा है ना बाहर की साइड, इसमें बाहर की साइड हमेशा ही जाली लगी होनी चाहिए, जिससे गर्म हवा तो बाहर गिर जाए पर बाहर से कोई भी चीज अगर अंदर आना चाहे तो वो जाली की वजह से अंदर ना आ पाए। ये देखो ये ड्रेन है साहब हमारी, ड्रेन। सबको पता है कि ड्रेन का काम क्या होता है, कि ड्रेन का मतलब है कि जो हवा होती है, जो पानी होता है, वो पानी जो भी गंदा पानी होता है हम काम करने के बाद ड्रेन से वो हमारा बाहर चला जाता है। जैसे घर में भी सिंक होती है, सिंक के नीचे ड्रेन होती है, पर इसके बारे में बात करना क्यों चाह रहे हैं सरकार वाले, ऐसा क्या है जो ड्रेन के बारे में बताना पड़ रहा है साहब। आपको पता है कि ड्रेन कितना जरूरी होती है, आपको तो खुद ही पता है। अगर घर में या दुकान में ड्रेन ब्लॉक हो जाती है ना तो आपको पता है कि हमारे पास बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें कि अब काम कैसे करेंगे, पानी तो बाहर जाएगा नहीं, हमें ढूंढना पड़ता है कि जल्दी जल्दी इसको अनब्लॉक करो, जल्दी जल्दी इसको खोलो, नहीं तो हमारा सारा काम लटक जाएगा। वो चौक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फंस जाता है। और फंसता कब है, जब ये जाली नहीं लगी होगी उसके अंदर, जो कि जिसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे छेद किस लिए बनाए जाते हैं, कि पानी जा सके और वो जो बाकी जो मोटी चीज है जैसे कोई साग सब्जी है या कोई टुकड़ा है किसी चीज का, हड्डी है, चम्मच है, कटोरी है, वो अंदर ना जाए ड्रेन के। अगर ये ढक्कन नहीं लगा होगा तो सारी चीजें, पॉलिथीन, पाउच, जितने भी है वो सारा ड्रेन के अंदर चला जाएगा और ड्रेन के अंदर वो पाइप के अंदर जाके वो जाम हो जाता है, उसको बंद कर देता है। तो इसलिए जब भी ड्रेन लगाते हैं तो जाली फिक्स होनी चाहिए। जो जाली अगर हटेगी नहीं, उसके छेद थोड़े थोड़े होंगे तो इससे पानी तो चला जाएगा पर इससे मोटी चीजें नहीं जा पाएंगी। और दूसरा मेन फायदा क्या है इसका, दूसरा तो इससे तो दूसरा फायदा क्या होगा इससे, कि कितनी बार ऐसा होता है साहब कि हमारे कॉकरोच अंदर आते हैं। कॉकरोच कहाँ से आ जाते हैं, कॉकरोच ड्रेन से आते हैं हमारे अंदर, ड्रेन से।
अगर छेद बड़ा होगा ना तो ड्रेन से क्या होगा, कॉकरोच, हम कितनी कोशिश करते हैं कॉकरोच को मारने के लिए, कॉकरोच को मारने के लिए हम दुनिया भर की कोशिश करते हैं, पर हमारे घर से कॉकरोच खत्म नहीं होते। हम क्या सोचते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो घर में तो स्प्रे भी कर लिया, छिड़क भी लिया, तो कहाँ से आते हैं, ड्रेन से अंदर आ जाते हैं साहब। तो ये पता लग जाता है। तो भाई साहब आप लोगों की एक अटेंडेंस अभी हुई है और इसके बाद एक अटेंडेंस और होगी लास्ट में। तो आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग हैं हमारे साथ बने रहे साहब, बाद में ये मत बोलिएगा प्लीज कि आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, इतना अच्छा हमारी बातें सुन रहे हो, नहीं तो बाद में क्या होगा, फिर आपको राजकुमार जी से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जब भी होगी तब, और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें आपको 20-25 दिन 30 दिन जो भी लगेगा वो टाइम लग सकता है। तो इसलिए जैसे आप अभी तक रुके हुए हैं तो आपको हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप थोड़ी देर तक हमारे साथ और बने रहें। नहीं तो बहुत बार हमारे पास पार्टिसिपेंट का फोन आता है, जी मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, जब हमारे जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ दिखाता रहता है, तो हम उसमें देख के बता देते हैं जी आप तो आधे घंटे के अंदर या पौने घंटे के अंदर बाहर हो गए थे साहब। तो फिर अगला बोलते हैं जी मेरा तो जरूरी काम था, मुझे तो पता नहीं लगा था। तो इसलिए फिर हम अब बताना स्टार्ट कर दिया कि बाद में बंदे को परेशानी ना हो। कि देखो बर्तनों की बात आ गई, देखो पहले पहले बात कहाँ आई कि हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी है, फिर हमें बनाना कहाँ है, फिर आया जी अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जी, फिर आया अब खाना तो बर्तनों में ही बनेगा ना, खाने से मतलब है चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, नमकीन बन रही हो, बेकरी बन रही हो, चाहे हम कोई दही दूध बेच रहे हो, तो बर्तन में तो स्टोर करेंगे ही। बर्तन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो बर्तन हमारे कैसे होने चाहिए कि हमारे बर्तन ऐसे होने चाहिए जिनमें जंग ना लगे साहब। जंग वाले बर्तन खाने के लिए यूज नहीं होते। हम घर में बात नहीं कर रहे कि घर में हम लोहे की कढ़ाई भी ले आते हैं कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो उससे पोषक मिलेंगे, तो घर में हम क्या करते हैं, सरकार को उससे मतलब नहीं है, पर सरकार बोलती है कि आप जब भी अपना काम करते हैं खाने का, तो उसमें कोई भी बर्तन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए साहब जिसमें जंग लगा हो। तो जंग लगे हुए बर्तन आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जंग लगे बर्तन में आप खाना बनाओगे तो फिर उससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको बर्तन ऐसा ही सिलेक्ट करना है जिसमें जंग लगा हो। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि तांबे के बर्तन या पित्तल के बर्तन या एल्युमिनियम के बर्तन बैन तो नहीं है साहब, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं बोला है खैर कि ये सब बैन है। हाँ गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप ऐसा तांबे का या पित्तल का जो भी बर्तन यूज करते हैं तो उसकी कलई करवानी पड़ती है। आप समझते हैं ना, सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग होते हैं उनको पता होता है इसमें कलई करवानी पड़ती है। तो वो हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद कलई करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं पित्तल का कोई बर्तन ले आया वो सालों साल चल रहा है, नहीं, उसकी कलई करवानी पड़ेगी, साल में कम से कम 2-3 बार करवानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा लगता है। और फिर दूसरा क्या है कि अगर इसमें आप खट्टी चीजें बनाते हो ना पित्तल में, तांबे में या एल्युमिनियम में, तो वो रिएक्शन करती है उसके साथ। खट्टी जैसे कोई दही बनाते हो या कोई खट्टा खाना बनाते हो तो उसके साथ रिएक्शन होती है उसकी, तो रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल बनता है, वो जहरीला बन जाता है। उस खाने को जो खाता है तो कई बार उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार क्या उसको मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऐसा वैसा खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील के बर्तन लेते हैं। तो अगर स्टील सबसे अच्छा है, स्टील में ना कोई जंग लगता, ना स्टील घिसता, स्टील को साफ करना भी आसान है और सस्ता भी है। पर पहले लोगों का ये थोड़ा सा बोलना होता था कि स्टील में इतने बड़े बर्तन नहीं मिलते हैं, कढ़ाइयां बड़ी नहीं मिलती हैं स्टील में, या मोटी कढ़ाई नहीं मिलती, जैसे कोई हलवाई काम करते हैं तो बोलते हैं जी स्टील की कढ़ाई पतली आती है, तो उसमें क्या होता है, दूध से आंच निकल जाती है। पर अब ना स्टील की भी कढ़ाइयां हम देखते हैं मोटी मोटी आती हैं, 3 mm की, 6 mm की कढ़ाइयां आती हैं, जिसमें कि आप अच्छे से मतलब सेंटीमीटर की, कि इसमें आप अपना जो भी चाहे कर सकते हैं। पतीले बड़े बड़े आते हैं दही जमाने के लिए, या बड़ी बड़ी जैसे कैटरिंग कंपनी होती है वो बोलते हैं कि जी छोटे छोटे पतीले तो मिल जाते हैं स्टील के, पर जैसे बड़े बड़े पतीले नहीं मिलते, पर अब तो वो सब मार्केट में है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं उनको। ये देखो आप, इन्होंने क्या किया कि धोने के बाद उनको कैसा रखना है, स्टोरेज, ये स्टोरेज वालों के लिए है कि जो भी खाना स्टोर करते हैं, मतलब या जो खाना बनाते हैं, तो वो जो भी बर्तन धुले हैं वो हमेशा ही जमीन पे नहीं रखने हैं साहब, और वो हमेशा ही जमीन पे ना रख के उसको फट्टे पे रखना है। फट्टे पे रखने का मतलब है कि उसको जमीन पे नहीं रखना है, धोने के बाद उनको उल्टा करके किसी भी फट्टे पे रखना है। जैसे घर में हम स्लेब पे रखते हैं, घर में हम कौन सा फर्श पे रखते हैं, तो वही काम अपनी दुकान में या जहाँ पे भी हमारा हमारा व्यवसाय है वहां पे करना है। फिर इसके बाद रहता है साहब हमारा पानी, जिसकी हमने पहले ही बात की थी, हम अभी बात कर लेते हैं कि पानी की क्वालिटी से खाने पे बहुत असर पड़ता है। हम जो गर्मियों में ज्यादातर बीमार हो जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि ये साहब हमारा खाने का की वजह से हुआ है, तो आपको पता है खाने का जितना योगदान है उससे ना पीने का योगदान होता है। उसमें बर्फ भी आती है, बर्फ भी आती है। जो हम बाहर से बर्फ खाते हैं ना, कई बार क्या बहुत ज्यादा बार उसी से ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो किस पानी की बनी होती है, या गर्मियों में जैसे बर्फ की
खपत बढ़ जाती है, तो बर्फ वालों के पास फुर्सत ही नहीं होती, तो पाइपों की सफाई नहीं हो पाती, या पाइप लोहे के हैं जिसमें जंग लगा हुआ है तो वो वही चल रहा है, या पानी चेक ही नहीं किया, पानी पता नहीं कैसा है, तो उससे जो भी उस बर्फ को यूज करता है गोला बनाने के लिए या फिर जूस बनाने के लिए, तो आप देख सकते हो क्या हाल होता है। और आप देखते भी हो कि जो बर्फ का ट्रांसपोर्ट भी होता है ना, जो बर्फ का ट्रांसपोर्ट भी होता है वो भी ऐसे ही होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो उसको लेके जाते हैं, तो रेडी वाला उसको लेके जाता है, वो क्या कर देता है, जैसे उसको गन्ने के जूस वाले को देनी है तो सड़क पे पलट देता है, वो सड़क पे पलट देगा तो वो थोड़ी बहुत काट के या कुछ करके तो वो उसको उठा के बाद में अपने पतीले में रख लेता है। अपने उसके पास इतनी जगह तो होती नहीं है, तो उससे क्या होता है कि सड़क की गंदगी आ गई तो गंदगी से जो भी जूस बनेगा या जो भी नींबू पानी बनेगा वो सारा उसमें चला जाएगा। तो बर्फ से बहुत बार ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बर्फ पहली बात साफ सुथरे पानी से बननी चाहिए जो पीने लायक पानी है, और दूसरा उसका रख रखाव ट्रांसपोर्ट वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि वो एकदम पैक होके जाए, कहीं सड़क पे ना गिरे, गंदे अच्छे हाथ ना लगे उसको, तो वो साफ होने चाहिए। पानी की तो खैर हमने बात कर ही ली है कि पानी तो हमेशा ही साफ सुथरा यूज करना है, और सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, जो बर्तन धोने के लिए है या सफाई करने के लिए या हाथ धोने के लिए, वो भी उसी ही क्वालिटी का होना चाहिए जिससे हम खाना बनाते हैं। फिर आ जाती है साहब टॉयलेट बाथरूम की बात। ये हमेशा ही मिस मिलता है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है कि लोग अपना काम कर रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम है ही नहीं है। अब टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा तो जो बंदा टॉयलेट बाथरूम जाएगा जाएगा तो है ही, खैर देखो चाहे वो सड़क के किनारे जाए या वो कहीं भी जाए, चलो वो तो उसको जाना ही पड़ेगा, पर उसके बाद हाथ कहाँ से धोएगा वो? ना उसने साबुन रखी, ना वहां पे कोई शौचालय बना हुआ, ना वहां पे कोई साबुन का प्रोग्राम है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ पानी डालेगा और हाथ पहुंच के खाना बनाना स्टार्ट कर देगा, खाना देना स्टार्ट कर देगा। तब सोचो कितनी बीमारियां फैलती हैं इस वजह से। तो इसीलिए जो भी हमारी खाने की, अगर जिससे किसी ने कोई छोटी फैक्ट्री भी लगा रखी है जिसके यहाँ पे 4 या 5 वर्कर भी काम करते हैं, तो उसको भी वहां पे टॉयलेट, बाथरूम और हैंड वॉश जरूर होना चाहिए। आपकी दुकान है किराने के बाहर, आप बाहर कैंपर रख के भी टेम्परेरी काम कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ कुछ भी काम हो रहा है, आपके वर्कर काम करते हैं, तो आप वहां पे कैंपर रख सकते हो, उसके बाद साबुन और पानी रख सकते हो, कैंपर में पानी तो आ ही जाएगा टूटी से, जैसे कि टेम्परेरी काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने बोला कि आपको बहुत इस पे 20-30 हजार 50 हजार रुपए लगा के ही करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है और मेरा इससे काम चल सकता है, तो आप वहां पे भी उसी काम से कर सकते हो। अगर आपके यहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों काम करते हैं साहब, तो दोनों के लिए फिर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक होगा तो लेडीज शर्म के मारे या असुविधा के वजह से वहां पे जा नहीं पाएंगी जेंट्स टॉयलेट में, और उसके वजह से फिर वो ना अपने कपड़े चेंज कर पाएंगे, ना वो हाथ धो पाएंगे, फिर वही गंदगी फैलेगी। तो इसलिए अगर आपके यहाँ पे जेंट्स और लेडीज अलग अलग हैं, तो आपके पास टॉयलेट बाथरूम और वो एरिया भी अलग अलग होना चाहिए साहब। फिर इसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस में सारे काम आ जाते हैं, जो टूट फूट होती है वो भी काम आती है, जो मशीनें खराब होती हैं वो भी मेंटेनेंस में ही आती है, तो सारा हमारा मेंटेनेंस में आ जाता है। तो जब भी चीज खराब होती है उसको भी हमें क्या करना है, पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है, हमें कर सकते कैसे हैं। मशीनों का हम प्रिवेंटिव करते रहते हैं, मतलब टाइम से पहले, जैसे कि हम लोग गाड़ी की या बाइक की सर्विस करा के लाते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्रिवेंटिव है, मतलब खराब तो नहीं हुई ना। जब सर्विस कराने जाते हैं तो हमारी गाड़ी चल रही होती है ना, और हम सर्विस क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या 6 महीने के बाद हमें सर्विस करवानी ही है। तो जब हम सर्विस कराते हैं तो जितना ऑयल पुराना होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रीस लग जाता है, कोई चीज खराब होने वाली होती है तो वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह मेंटेनेंस के साथ भी यही काम है कि जो हमारी मशीनें 24 घंटे चलती हैं, तो हमारे पास उनका प्लान होना चाहिए कि हर 2 दिन बाद हम एक बार उसको ग्रीस करेंगे, या हर 2 महीने बाद उनको एक बार खोल के साफ करेंगे, तो हमें वो करना है। अगर बीच में खराब हो जाती है तो हमें क्या ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का बहुत जरूरी बात है कि जब मेंटेनेंस वाले जब भी आते हैं, तो आप में से कोई हो तो भाई साहब बुरा मत मानना, वैसे कि जब हमारे घर में भी कुछ सामान खराब हो जाता है ना, जैसे पंखा ही लगा लो, पंखा ही खराब हो जाएगा या कुछ और खराब हो जाएगा, जब हम ठीक करने लेके जाते हैं ना, उसमें अगर उसमें 4 नट हो ना तो 3 ही वापस आते हैं लग के, कभी वार्सल नहीं मिलेगी तो कभी नट नहीं मिलेगा। पूछो तो बोले इसकी कोई जरूरत नहीं यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा चीज ठीक होगी ना। हाँ है तो बात ठीक है कि उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, चलो घर में तो चल जाएगा, 3 नट में भी चल जाएगा, पर 3 तो नहीं लगने चाहिए ना, लगने तो 4 ही चाहिए थे उसको। अगर अगर वो बना है उसमें 4 नट की जगह है तो कुछ सोच के कंपनी ने बनाया होगा, तो चलो घर में हमने मान लिया। पर अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या होगा, वो एक स्क्रू बच गया, एक नट जहां पे लगना था वो बच गया, तो वो गैप बन गया, वहां पे कॉकरोच या जो भी जीव जंतु होंगे वो वहां पे छुपेंगे। कॉकरोच के लिए तो बहुत जगह है वहां पे, वो तो इंडक्शन के अंदर, गैस रेंज के अंदर ज्यादातर छुपे ही होते हैं, तो वहां पे छुपेंगे और उसके अंदर वो बढ़ेंगे, वो हो सकता है। दूसरा, अगर वो नट गिरा है और मिला भी नहीं है, वहां पे खाना भी पड़ा था, तो वो गया कहाँ होगा? ये भी तो कहानी बन गई ना।
कि अगर आपका वहां पे आपको लगता है कि चलते चलते आपकी मशीन खराब हो गई, जिससे आप चक्की में आटा बना रहे थे और वो आटे के साथ ही तो नहीं पैक हो गया हो, हाँ, फिर आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आज तक तो किसी कंप्लेंट आई नहीं, जब कंप्लेंट आई तो देखेंगे। पर अगर सोचो किसी के मुंह में आ गया या किसी का दांत टूट गया, तो वो भी तो केस भुगतना पड़ेगा ना हमें। तो इसीलिए जब भी मेंटेनेंस करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई नट स्क्रू ऐसे ना गिरे, कोई भी जब हम सामान करते हैं तो वहाँ पे खाने का सामान खुले में ना पड़ा हो, वहां से सामान हटा लें, और जब भी हमारी मेंटेनेंस पूरी हो जाए तो उसके बाद हम वहां पे साफ सफाई करने के बाद चलाएं। देखो, ये तो कंपनी की बात है, ऑपरेशन थिएटर में भी ऐसा ही होता था। अब देखो, डॉक्टर है, ऑपरेशन करते हैं, पहले क्या होता था, कैंची अंदर रह जाती थी पेट के अंदर, छुरी अंदर पेट के अंदर रहेगी, कहाँ से रहती थी साहब वो? ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंची को अंदर डालने के लिए किया था, उसने तो पथरी निकालने के लिए किया था साहब, या बच्चा निकालने के लिए किया होगा। पर हुआ क्या कि वो उसके अंदर रहेगी, उससे क्या हुआ, कैंची अंदर रहेगी साहब। क्यों रहेगी? क्योंकि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे, जब पूरा ऑपरेशन हो गया तो कैंची अंदर रहेगी, ऊपर से टांके मार दिए साहब। बाद में 2-4 महीने बाद पेट में दर्द हुआ, तो जब एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पता लग गया कैंची अंदर, वो तो दिख जाएगी। तो जी साहब, फजीयत होती थी, बेइज्जती होती थी, अखबार में आता था, और ऊपर से सर ऑपरेशन तो एक बार कराना मुश्किल है, अब कैंची निकलवाने के लिए दोबारा ऑपरेशन कराओ, तो देखो कितनी परेशानी है बेचारे को। जिसके साथ होता है साहब उसको तो पता है कि पहले भी एक बार टांके लगे, पेट फटा, इतना दर्द हुआ, उसके बाद फिर जिन्होंने पेट फाड़ के टांके निकाल के वो कैंची निकाली साहब, इसमें उस बंदे की क्या गलती है? तो वही काम हमें यहाँ सोचना पड़ता है जब हम फूड कंपनी में काम करते हैं। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में गिन के ही औजार ले जाते हैं और गिन के ही बाहर लाते हैं, चेकलिस्ट रखते हैं आजकल। अगर कहीं नहीं रखते तो एक अलग बात है, नहीं तो आजकल जानते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या हर अच्छी जगह पे वो लोग गिन के लेके जाते हैं कि हम 20 चीजें लेके गए थे साहब, 18 बाहर आने चाहिए, क्योंकि 2 तो टांके थे और एक वो था, तो वो अंदर रहेगा। तो अगर हमारे पास 18 के 18 मिल गए तो इसका मतलब हमारा अब टांके हम मार सकते हैं, अगर नहीं मिले तो वो ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ गए होंगे, कि वो कहाँ गिर गए होंगे। तो जब डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं, जो कि जान बचा रहे हैं, जो कि ऐसा उनका काम भी नहीं है, तो हमें भी करना पड़ेगा ना, कि जब भी हम मेंटेनेंस का कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि मेंटेनेंस जब भी कर रहे हो वहां पे टूट फूट हुई है, कोई चिनाई हो रही है, कोई मशीन खराब हो गई है, तो वहां पे खाना खुले में ना पड़ा हो। अगर कोई नट वगैरह गिर गया तो हमें देखना भी पड़ेगा, चेक करना भी पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अब तो उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है, कि अगर किसी को आप पे केस करता है तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये देखो, देख सकते हो आप, यहाँ पे चुनाई चल रही है साहब, और साथ में बर्तन पड़े हैं, बर्तनों में क्या होगा, खाना पैक होगा। तो जब चिनाई चल रही है तो वहां पे मास्किंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा बात, फिर वहां पे खाने का काम नहीं होना चाहिए। फिर ये आ गया साहब, चलो बनाने की बात कर ली, मेंटेनेंस की बात कर ली, अब साफ सफाई की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी तक तो साफ सफाई की बात की ही नहीं है। तो अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे बर्तन गंदे रहेंगे, मशीनें गंदी रहेंगी, फ्लोर गंदा रहेगा, तो वो सब भी तो हमें करना है ना। तो साफ सफाई के लिए आप सबको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है। आप देखो, गुरुद्वारे में जाकर देख सकते हो, आप मंदिरों में जाकर देख सकते हो, आप जहाँ पे भंडारे लगते हैं आप वहां पे भी देख सकते हो, और हमारे घरों में भी देख सकते हो। हम क्या करते हैं, साफ सफाई बर्तनों की साथ के साथ कर देते हैं, उन पे गंदगी जमा नहीं होने देते। हम लोग क्या करते हैं, 3 सिंक बोलते हैं इसको, 3 बार हम एक चीज को धोते हैं। जैसे हम लोग नहाते हैं, वो कोई सिखाता नहीं हमें, पर हम सीख जाते हैं। हम पहले पानी डालते हैं साफ, साबुन लगाते हैं, उसके बाद शरीर को मसलते हैं ताकि साबुन भी उतर जाए और जो गंदगी लगी हो वो भी उतर जाए। उसके बाद हम पानी डाल देते हैं साफ, तो वो साफ हो गया जी। उसके बाद पहुंच के तैयार हो जाते हैं। कोई इससे चौथा काम तो नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। यही नहाने का तरीका है। हाथ धोने का ये तरीका भी, हाथ भी हम ऐसे ही धोते हैं, पानी लेते हैं, उसके बाद साबुन लगाते हैं, हाथों को साबुन के साथ रगड़ते हैं, उसके बाद फिर साफ पानी लेते हैं और फिर हाथ पोंछ लेते हैं साहब। यही तरीका है जिंदगी का, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो जब भी हम, जहाँ पे हमारा खाना बनता है, हमें वहां पे भी यही साफ करना है कि जो भी हमारी चीज गंदी होगी उसको पहले, देखो फोटो में भी देख सकते हैं आप, देखो फोटो में भी दिखा दिया। और गुरुद्वारे मंदिरों में भी ऐसा ही होता है कि वो लोग क्या करते थे, तसले रखते हैं अपने। पहले एक बंदा लेगा, पहले तो प्लेट को झाड़ के साफ कर लेगा, उसके बाद साफ पानी में उसको डाल लेगा, फिर उसके बाद वहां पे साबुन धोने का, बर्तन धोने का साबुन होगा, उसके साथ रगड़ेंगे, उसके बाद साफ पानी में धो के लगा देंगे। पर गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप खाने काम करते हो ना, एक चौथी चीज और रखनी होती है, सैनिटाइज करना। जैसे हम लोग आजकल हाथ धोने के बाद अल्कोहल रखते थे ना सैनिटाइज करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 3 तरीके से बर्तन धो लिए, अब सैनिटाइज का भी काम रखना। देखो आप इस फोटो में देख सकते हो कि पहले इसने क्या किया, दूसरी फोटो में आप देख सकते हो कि इसने जो एक्स्ट्रा खाना था उसको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि वो तो अगर खाना पानी में गिरेगा तो पानी भी गंदा हो जाएगा। इसलिए पहले क्या किया, इसने उस खाने को साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। फिर तीसरी फोटो में इसने, तीसरे नंबर पे इसने क्या किया, देखो साबुन वाला पानी है, इसके साथ ब्रश लिया, साबुन वाले पानी से रगड़ दिया। फिर चौथे नंबर पे इन्होंने साफ पानी से धो दिया, साफ धुल गया। ये इतना ही हम करते हैं घर में, इतना ही हम करते हैं। 5वें में क्या, इन्होंने
सैनिटाइजर रखा है। सैनिटाइजर मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जो अपना पानी में भी यूज होता है, जिसको क्लोरीन भी बोलते हैं हम लोग, इस कपड़े भी धुलते हैं इससे, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। थोड़ा सा पाउडर डाल लो, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसके बाद उसको पानी में घोल लेते हैं, उसके बाद उसको बर्तन को उस पानी में डिप कर देते हैं और बाद में उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। किसी कपड़े से धोने की जरूरत नहीं है, आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, उसको आप हवा में छोड़ देते हो तो वो सैनिटाइज हो जाता है। सैनिटाइज से क्या होता है कि जितने भी कीटाणु होंगे जो हमें दिखते नहीं है, जो कोरोना वायरस है या कुछ भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो भी इससे चला जाएगा, साफ हो जाएगा। सेम यही किसके लिए है, जो क्योंकि सिर्फ बर्तन तो होते नहीं गंदे, जब हम कंपनी में या होटल में या रेस्टोरेंट में या जहां भी हमारा काम होता है वहां पे काम करते हैं तो दीवारें हैं, छत है, फ्लोर है नीचे का, तो वो सारा भी साफ करते हैं। और जो मशीनें हैं उनको भी हम कैसे कर देते हैं, जैसे जूस मशीन है तो उसको जितनी खुल सकती है उतनी खोल लें, खोलने के बाद उसको अच्छे से साफ करके सैनिटाइज कर ले, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में बचता है हमारा गार्बेज, क्योंकि जब आप खाना बनाओगे तो गार्बेज भी निकलेगा साहब। और गार्बेज है क्या, सच्ची में देखा जाए तो गार्बेज है क्या, गार्बेज कुछ भी नहीं है, गार्बेज खाना ही है। मैंने सेब लिया साहब, मैंने रोटी ली, मैंने सब्जी ली, अगर खा ली तो खाना हो गया साहब, खाने के बाद झूठा छोड़ दिया उसको तो वो वेस्ट हो गया। कोई वेस्ट कोई अलग से तो आता नहीं है। तो आपको भी पता है हमारे घर में बासी रोटियां बच गई, जो हमसे नहीं खाई गई, बासी होगी, वो रोटियां बच गई, वो अगले दिन हमारी डस्टबिन में चली जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। खाना जो खाया खाया, नहीं खाया तो वेस्ट बन गया। तो वेस्ट का नुकसान कोई नहीं है, बट हमें एक तो ध्यान देना चाहिए कि हम जितना वेस्टेज रोक सकें उतना हमें वेस्टेज को रोकना चाहिए। और दूसरा हम कर सकते हैं कि हमें उसमें सड़ जाता है वो, क्योंकि अगर खाना जितनी देर तक पड़ा रहेगा ना तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सड़ने से रोकने के लिए हमें उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन कैसा होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए बंद वाला। आपको हमें जब भी हम कोई भी खाने का काम करते हैं, चाहे हमारा रेस्टोरेंट है जो कुछ भी, डस्टबिन जो भी होगा ना वो ऊपर से बंद होना चाहिए, पैडल वाला होना चाहिए। इसको पाँव से पैडल खोल लो, वो ढक्कन खुल जाए, उसमें अपना डस्टबिन मतलब जो भी वेस्ट है वो वेस्ट डाल दो और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उससे ना मक्खी मच्छर फैलेंगे ना ही बदबू आएगी। तो बहुत बार जब गवर्नमेंट वाले रेड करने जाते हैं या देखने जाते हैं तो उनको दिखता है कि डस्टबिन खुले पड़े हैं वहां पे, तो डस्टबिन खुलने से पता क्या होता है, वहां पे ना स्मेल आती रहती है, गंदगी फैलती है। तो उनको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे साफ सफाई नाम की चीज नहीं है, और सारा कुछ करने के बावजूद भी हमें फाइन लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको डस्टबिन बंद वाला लेना चाहिए। उसके बाद जो बच जाता है तो हर जगह का अपना अलग रूल होता है कि उसका क्या करना है। जैसे बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने बोला है कि जिसका कचरा 100 किलो से ज्यादा होता है उसको खुद की मशीन लगानी है। कई जगह ऐसा होता है कि वो उसको पिगरी वाले उठा के ले जाते हैं, जो अपने सुअर वगैरह को खिलाते हैं तो वो ले जाते हैं। तो हर जगह के अपने अपने अलग अलग रूल है, पर उसको हम ऐसे नहीं फेंक सकते कि मेरा साग सब्जी जितना भी बच गया मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि है तो समाज तो हमारा ही है, फिर उसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आ गया साहब स्टोरेज वालों के लिए, दुकान में जो भी स्टोर करते हैं, वेयर हाउस है जिनके, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो, रिटेलर हैं जो, ये थोड़ा सा उनके लिए है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो बनाते नहीं साहब, और उनको पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि किसी ना किसी का बना हुआ खाना तो वो भी लेके आ रहे हैं, उनको स्टोर कैसे करना है, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, तो उसको भंडारण कैसे करना है, अगर उनको नहीं पता होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ये देख सकते हो आप पहली फोटो में उन्होंने क्या कर रखा है कि बोरी को जमीन पे रख रखा है साहब। इससे नुकसान क्या होगा, सीलन, जो फ्लोर की जो सीलन है, जो फर्श की जो सीलन है वो बोरी में आ जाएगी, चूहे आएंगे, छिपकली आएगा, कुछ भी आएगा, इसमें हाथ पांव लगेगा तो वो फट जाएगी बोरी और वो खाना खराब हो जाएगा, वहां पे चूहे वगैरह ज्यादा आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इसके नीचे वाली फोटो में देख सकते हो ना, इन्होंने क्या किया है, इसको फट्टे पे रखा है। फट्टा भी हमें कोशिश करना है कि प्लास्टिक का ही लेना है, हमें वुडन के फट्टे नहीं लेने चाहिए, हमें प्लास्टिक के फट्टे लेने चाहिए हमें। तीसरी फोटो में आप देख सकते हो कि ये नाली को साफ कर रहे हैं, कि इसकी भी टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए। ये देखो, ये देख सकते हो आप कि झाड़ू जो है वो सफाई के बाद खाने के साथ नहीं रखते, भले ये बोरी है पर है तो खाने की ना। तो जैसे आपने सफाई करी, इसके बाद सफाई के बाद इनको वहीं पे रखना है जहां जैसे नीचे दिखा रखा है कि जहां पे इनकी जगह है। अगर हम इनको दोबारा वहीं पे रख देंगे जहां पे सफाई की है तो गलत है। ये देखो, ये आप देख सकते हो। अब देखो, ये तो जो भी देखने वाला इंसान होगा उसको समझ में आ जाएगा कि सीमेंट, ये जो सीमेंट कर रहा हूँ सॉरी, जो ये खाने के कट्टे पड़े हैं, इनमें मैदा भी हो सकता है, इसमें आटा भी हो सकता है, इसमें नमक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसके साथ इन्होंने ये सफाई वाला या कुछ भी लोहे का था ये ऊपर फेंक दिया। एक जगह पे क्या किया, बिल्कुल पूरा जितना भी कबाड़ था फैक्ट्री का या घर का वो एक जगह पे लगा दिया। अब आप बताओ इसमें सफाई कैसे होगी, सफाई तो होगी नहीं। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, चूहे, कॉकरोच, छिपकली, मकड़ी, तो वो वहां पे आएंगी और पूरे जगह पे, पूरे प्लांट में वो फैलते रहेंगे। तीसरी फोटो में आप देख सकते हो कि उन्होंने साग सब्जी को क्या कर रखा है, नीचे नीचे रख रखा है जमीन पे।
आपको पता है कि कोई भी खाने की चीज चाहे हमारा फर्श साफ भी क्यों नहीं है, उस पे भी नहीं रखनी है। घर में भी हम लोग फर्श पे अपना खाने का सामान नहीं रखते हैं। तो जो हम करते हैं बिना बताए, वही हमें बताने के बाद भी हम कंपनियों में या खाने वाली जगह पे नहीं करते हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। ये देख सकते हो आप फ्रिज की गैसकेट, गैसकेट देखो आप, गैसकेट देखो कैसे टूटी टूटी हुई गैसकेट है हमारे पास। जो गैसकेट है हमारे पास, ये जो बेसिकली फ्रिज दिखा रखा है हमारा। तो ये फ्रिज कैसा है, ये देखो फ्रिज, फ्रिज में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, फ्रिज में हम जैसे आइसक्रीम स्टोर करते हैं, या हम लोग इसमें जो हमारा कुछ भी है, जो हमारा घर के जो सामान है वो हम लोग इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो अगर हम इसको साफ सफाई नहीं रखेंगे और इसको बेचारे को साफ नहीं करेंगे, तो इसमें जो सामान पड़ा है उसकी क्या हालत होगी। तो ये हर जगह ही होता है। आप किसी भी दुकान में देख सकते हो, काउंटर में जो काउंटर फ्रिज लगे होते हैं, वो उसको बाहर से हम शीशे को चमका देते हैं। जो गैसकेट है ना, जो जो जहाँ से सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं करते। अब उसमें क्या होता है, कीटाणु होते हैं। उन कीटाणु की वजह से क्या होता है, जो अंदर खाना पड़ा होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि इसको हर रोज तो साफ नहीं कर सकते, और हर रोज साफ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप बाहर से कपड़ा मार के इसको ठीक रख सकते हो, पर 15 दिन बाद, 30 दिन बाद आप इसको एटलीस्ट एक बार साफ कर सकते हो। ये देखो, अब ये है खाना बनाने वाली जगह। ये भंडारण की बात थी, इसमें और भी आएगा भंडारण के बारे में, कि जो स्टोर करते हैं, जो करने वाले हैं, जो दूसरे भी लोग हैं, उनके लिए है। पर जो हम खाना जो मेन जो बनाते हैं, खाना का मतलब सिर्फ रेस्टोरेंट से और ढाबे से नहीं है। खाना मतलब जो नमकीन बना रहा है, बिस्कुट बना रहा है, बेकरी का काम कर रहा है, अचार बना रहा है, मुरब्बा बना रहा है, या कोई भी अपना कोई भी फैक्ट्री है खाना बनाने की, तो उनको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है रिसीविंग का, और ये उनके लिए भी जो दुकानदार है, क्योंकि दुकानदार भी क्या होता है, रिसीव किससे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि बाहर से कोका कोला वाला आया, बिस्कुट वाला आया, उसने बोला लाला जी आपने ना ये 10 बक्से मंगाए थे, कहाँ रखूं। उन्होंने बोला जो आप पीछे रख दे, और उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो भी उठाया जो भी रख दिया। दूसरा तरीका होता है कि जो उसने रखा है आपको भी उसको चेक करना है, वही एक्सपायरी वाली बात है। जैसे मैंने आज बाहर से बिस्कुट मंगवाए हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वहां का बिस्कुट बनाने वाला, उसके पास स्टॉक पड़ा था, तो उसने क्या किया, हमें वही दे दिया। उसको खराब होने में भी 10 दिन बचे हैं। अब मैं तो दुकानदार बन के या कंपनी वाला बन के या बनाने वाला बन के मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, मेरे पास तो नया माल आया है, मेरे पास तो 10 दिन पहले ही माल आया, तो वो खराब कैसे हो सकता है। पर मैंने चेक तो नहीं किया ना, क्योंकि नया माल तो मेरे पास आया है, पर वो बेचने वाले के पास कब आया होगा ये किसको पता है। तो इसीलिए हमें ये सब चेक करना है कि हम जब भी कोई भी सामान रिसीव करते हैं, कि वो टूटा फूटा ना हो, वो उसमें कीड़े ना लगे हो, वो गला सड़ा ना हो, और उसके अंदर अभी उत्पादन की जो तिथि है वो डली हो, और वो अभी खराब ना हो। कम से कम उसके 3-4-5 महीने तो बचे हो ना, तब भी हमें लेने का उसका फायदा है। तो हमें वो देखना है। अगर उसमें जैसे हम कोई मैदा ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, अगर उसके अंदर सुर्सियां जा रही हैं साहब, देखो पहले पहले क्या होता था, पहले तो हम बोल देते थे कि चलो जी इतने संसाधन नहीं थे, आप चलो कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाता था। पर आज के टाइम पे ये चीजें अलाउड नहीं है। पहले तो बोल देते ना लोग कि चलो इससे तो क्या फर्क पड़ता है, और हम आज ही बोल देते हैं तो घरों के अंदर भी पड़ जाती हैं। पर घर की बात अलग है, और जब हम बाहर की बात करते हैं तो अलग है। इसलिए हमें ऐसा सामान नहीं लेना है। अगर ऐसा सामान हमारे पास पड़ा होगा, सोचो अगर एक्सपायर सामान मेरे पास पड़ा है और वो मैंने कल ही किसी से लिया है और वो परसों एक्सपायर हो गया था, तो गवर्नमेंट उस बंदे को जाके नहीं पकड़ेगी जिसने आपको दिया है, गवर्नमेंट आपको और मुझे पकड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे रखा हुआ है वो। ये देखो, आपको क्या देखना है, आपको ऐसे चेक करना है, कुछ भी नहीं है। जैसे भाई साहब फोटो में दिख रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं, इस पे क्या देखा इन्होंने कि इस पे लाइसेंस नंबर है, जिसकी हम बात कर रहे थे, एफएसआई का लाइसेंस नंबर जो कि लिखना जरूरी होता है। हाँ जी वो है, इस पे लिखा हुआ है जी कि कब बना था, कब ये खराब होगा, और इसके ऊपर यही 2-4 चीजें हमें चेक करनी है, और वेज और नॉन वेज चेक करना है। इसमें ग्रीन निशान लगा होता है, अगर आप देखोगे, देखो जहाँ पे एक गोलधारा बना रखा है ना, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का निशान बना हुआ है। तो जिस खाने के ऊपर ये लगा होता है वो वेज होता है, जिसके ऊपर ब्राउन कलर का लगा होता है, रेड नहीं है वो, बेसिकली ब्राउन है, ब्राउन भूरे कलर का। तो अगर ब्राउन कलर का लगा हुआ है तो वो नॉन वेज है, मतलब इसके अंदर अंडा भी डाला हुआ है। तो अगर वो है तो हमें उनका ध्यान रखना है। देखो ये लेबलिंग है, इसकी सबसे मेन दिक्कत कहाँ पे है, जो लोकल सामान बनाते हैं। देखो हम जैसे शहर में लोकल सामान लेते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि जो लोकल नमकीन बना रहे हैं या बेकरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बिस्किट बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी ना बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेते हो, और कई बार तो उनसे भी अच्छी होती है। बट उनमें दिक्कत क्या होती है कि उसमें कुछ लिखा नहीं होता साहब। आज तक तो चल रहा है काम, अब वैसे तो अभी भी नहीं चलता, पर आने वाले दिनों में तो और नहीं चलेगा साहब। लिखना क्या है, हम लोग डरते हैं। हमें क्या नहीं लिखना है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा नाम पता लग जाएगा साहब। अगर नहीं लिखेंगे और फिर किसी ने कंप्लेंट कर दी
तो नुकसान ना होते हुए भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उस पे एक्शन लेना पड़ता है, और 500 रुपए गवर्नमेंट एक्शन लेने वाले को भी देती है। ये भी सोचो, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग ना दे के मैं वैसे मार्केट में घूमूं और 5-6 दुकानों पे जाके उनके प्रोडक्ट उठा के वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दूं, तो 500 रुपए एक का, तो मुझे तो कम से कम 2-3 हजार तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, 2-3 हजार तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। पर हमारा मकसद वो तो नहीं है ना कि हम किसी का नुकसान करके खुद की कमाई करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बताते हैं। जैसे कोई नमकीन बना रहा है तो उसको करना ही क्या है, या कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसको देखो खाने को छोड़ के, खाने का मतलब कोई मटर पनीर या इन चीजों को छोड़ के जो बाकी का जो भी पैक करके भेज रहे हैं उन पे लिखना क्या है साहब, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, लाइसेंस नंबर लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर जो भी आपका बनता है वो लेके वो लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, दो बातें होगी साहब, एक ग्रीन निशान या फिर आपको एक ब्राउन कलर का निशान। अगर अंडा डाला है तो ब्राउन आ जाएगा, अगर सारा ही शाकाहारी सामान है तो ग्रीन कलर आ जाएगा। वो लगाना है साहब। वो बना कब था, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो आ जाएगी साहब। कितने दिनों तक यूज करना है साहब, आपका वो आ गया, और उसके अंदर डाला क्या क्या है वो आ गया। तो ये 5-6-7 आइटम है जो कि हमें लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप एक बार लिखोगे तो उसके बाद वो प्रिंट ही होगा ना, हर बार तो आपको नहीं लिखना है। ये तो प्रिंटिंग वालों को भी पता होता है, जिससे आप प्रिंटिंग कराओगे ना उसको भी पता होता है। आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अदरवाइज आप ऐसे नहीं बेच पाओगे। ये देखो आप कि रिसीविंग में का रिसीविंग मतलब कैसा कैसा होना चाहिए आपका। देखो जी, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर जब तक रिसीविंग नहीं हो रही तो आपका शटर या पर्दा लगा होना चाहिए। जब आपके पास कोई सामान होता है, चाहे नॉन वेज आए चाहे वेज आए, तो आपको ऐसे उसको चेक करना है। ये देखो आप, जब स्टोरेज की बात आती है तो इन्होंने चलो मटन का दिखा रखा है, मीट है ये तो एक तरफ बास्केट में लाल निशान लगा हुआ है और एक तरफ हरा निशान लगा हुआ है। लाल वाले में क्या है कि देखो कितना भरा पड़ा है, साथ में पोलोथीन भी है और वो पता नहीं कहाँ रखा है। दूसरे वाले में क्या है कि वो फट्टे के ऊपर रखा है और फ्रिज के अंदर रखा है, और बास्केटें भी कम कम भरी हैं, ज्यादा ज्यादा इन्होंने नहीं भर रखी है। दूसरी नीचे फोटो में आप देख सकते हो कि ट्रॉली है, जिससे हम सामान इधर से उधर लेके जाते हैं। तो एक तरफ ट्रॉली गंदी है, दूसरी तरफ ट्रॉली साफ है। ये देख सकते हो आप, मटेरियल हैंडलिंग में मतलब आपका पनीर है जैसे, या चीज है, या कोई भी चीज पे फंगस लग जाती है। फंगस क्यों लगती है, हम अंधेरे वाली जगह पे रख देते हैं और उमस वाली जगह पे रख देते हैं। तो उमस वाली जगह पे क्या होता है, फंगस लग जाती है। इसको हम फफूंदी बोलते हैं, इसको हम उल्ली भी बोल देते हैं, हरियाणा में तो खैर उल्ली लग जाती है। तो ये उल्ली लग जाती है, ये उल्ली खतरनाक है। अचार किसी चीज से खराब नहीं होता, उल्ली से खराब हो जाता है साहब। हम खाते तो नहीं घर में, उसको ना फेंक देते हैं। तब तो हम नहीं सोचते कि जिस जिस पीस पे उल्ली लगी है उसको फेंक देंगे, बाकी को हम खा लेते हैं। हम उसको सारे को फेंक देते हैं। नीचे इन्होंने दूध दिखा रखा है साहब कि एक तरफ दूध साफ है, दूसरी तरफ दूध का दही बन गया। दही मतलब जो फट गया। देखो कितनी बार ऐसा होता है, मैं भी देखता हूँ कि जब हमारे घर में दूध फट जाता है, उबालते दूध फट जाता है, हम सोचते हैं पनीर क्यों ना बना लें, और बना भी लेते हैं। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं खाया होगा, हम खा भी लेते हैं। पर सोचने वाली बात है कि देखो जो चीज हम कभी कभी भी जब जो नॉनवेज खाते हैं आप देखना, और वो मछली लेने जाते हैं तो वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता, अगर तालाब में मछली मरी होंगी ना तो उसको उठा के ले आएगा। वो जाल मारते हैं, उसके बाद फ्रेश मछलियां पकड़ते हैं, जो मरती हैं उसको लेके आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो सुबह सुबह गए और जो मछलियां ऊपर मर के तैर के ऊपर आ गई तो उनको ले आई। कोई नहीं बनाता साहब। चिकन मटन लेते हैं हम, वो भी क्या होता है, जो मुर्गा जिंदा होता है उसी का ही मिलता है हमें। ऐसा नहीं होता कि एक अपने आप मर गया जी और मरे को कोई भी खा लेगा था, कोई नहीं खाता। पशु पक्षी भी नहीं खाते, पशु भी नहीं खाते, आप देखोगे ना तो ये लोग भी नहीं खाते, एक दो पक्षी को छोड़ के। क्यों नहीं खाते, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो अपने आप मर गया ना तो इसका मतलब ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी थी, क्योंकि बिना बीमारी के तो नहीं मरेगा ना कोई भी चीज। तो उसको खाएंगे तो क्या पता हमें ही बीमारी लग जाए। तो इसीलिए दूध के साथ भी यही कहानी है। अगर दूध को जिसको हम फाड़ते हैं विनेगर डाल के, सिरका डाल के या नींबू डाल के, तो इसका मतलब हमने खुद फाड़ा है। पर अगर दूध अपने आप फट चुका है तो इसका मतलब उसके अंदर कीटाणु बहुत ज्यादा थे। अब वो कीटाणुओं की वजह से दूध फट गया। अब उसके बाद हमने पनीर बनाया, अगर हमें आज तक कुछ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और ऊपर वाले की कृपा है। पर हमें कुछ हो भी सकता है क्योंकि वो खराब होके ही फटा है, ना कि वो खुद हमने फाड़ा है। तो दूध का पनीर उसी का बनाना चाहिए जो कि इसको हम खुद फाड़ते हैं। ये देखो आप अंडे देख सकते हो, ये तो हर दुकान में होता है, आपके सामने की बात है। ये देखो अंडे एक तरफ गंदे हैं और एक तरफ साफ सुथरे हैं। तो साफ सुथरे अंडे होने चाहिए, क्योंकि जो कुत्ते कुत्ते अंडे होंगे, बीट वाले अंडे होंगे, इनसे बीमारियां फैलती है और कितने सारे कीटाणु हमारे खाने में आ जाती है। तो अभी ज्यादा देर की ट्रेनिंग नहीं बची है हमारी, हम थोड़ा सा टाइम और लेंगे आपका, और उसके बाद वाली अटेंडेंस भी हम नोट कर लेंगे।
ये देख सकते हो आप नीचे इन्होंने डिब्बे का एग्जाम्पल दिखा रखा है। टिन देख सकते हो आप, टिन। एक तरफ टिन में क्या है कि जिसपे हरा हरा निशान लगा है, ऊपर तो मछली है कि जो भी मछली है, अगर कोई भी नॉनवेज का काम करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मछली की आंख चमकनी चाहिए, अंदर की तरफ ना धसी हो, वो चिकनी सी ना हो, चिपचिपी ना हो, उसके अंदर से ब्लड ना बाहर निकल रहा हो, तो हमें वैसे ही नॉनवेज को रिसीव करना है। दूसरे में दिखाया था ना टिन, डिब्बा, क्योंकि डिब्बे के अंदर हमें दिखता नहीं है अब उसके अंदर क्या स्टोर है। और आजकल डिब्बे के खाने बहुत ज्यादा आने लगे हैं, पहले तो विदेशों में ही चलते थे। अगर आप अमेरिका में या कनाडा में जाके देखोगे तो वहाँ हर चीज डिब्बा बंद मिलती है, सब हर चीज डिब्बा बंद मिलती है। दूध डिब्बा बंद है, मीट प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, सब डिब्बा बंद मिलते हैं वहाँ पे। आधे ज्यादा खाना डिब्बा बंद मिलता है क्योंकि वो ज्यादा दिन तक चल जाता है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, अभी भी डिब्बा बंद कम चलता है, हमारे यहाँ पे अभी भी फ्रेश चलता है खाना। पर अब आहिस्ता आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी डिब्बे बंद का कॉन्सेप्ट ज्यादा चल गया। तो डिब्बे के अंदर हमें दिखता नहीं है उसके अंदर क्या है, हम उसको बाहर से भी देख सकते हैं कि वो खराब तो नहीं है। उसके ऊपर जो देखो लेबलिंग है साफ सुथरी होनी चाहिए, डब्बे पे बाहर से भी कहीं जंग लगा नहीं होना चाहिए। आप दूसरे डब्बे को देख सकते हो, ऊपर से फूल चुका है वो, जिसके ऊपर लेबल नहीं लगा है, फूल गया। वो फूलने का मतलब क्या है कि उसके अंदर गैस बन गया। और गैस कब बनती है, जब उसके अंदर कीटाणु बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है, जब हम कुछ गलत खा लेते हैं या हमारा पेट खराब होता है तो हमारे अंदर गैस बनती है। तो आपको पता लग जाता है ना कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है शरीर में, अदरवाइज तो गैस नहीं बननी चाहिए थी। वही सेम डिब्बे के साथ है कि अगर डिब्बे के अंदर गैस बनी है तो इसका मतलब इसके अंदर का खाना खराब हो चुका है। अगर इसको हम खाएंगे तो इसका मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे। ये देखो मटेरियल हैंडलिंग है, ये आप सरेआम देख सकते हो कि देखो वो जो बोरी अगर नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे चूहे उस पे खाएंगे, उस पे यूरिन करेंगे, उसको काट देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये देखो आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हो। चलो स्ट्रॉबेरी तो उन्होंने सिर्फ नाम के लिए लगा दी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉबेरी है, ये कोई भी चीज हो सकती है। जो हम मार्केट से लेने जाते हैं ना, फंगस लग जाती है इसके ऊपर, उसको लाएंगे और सोचेंगे कि उसको काट पीट के बना लें, तो हमारा काम नहीं चलेगा। स्टोरेज में उन्होंने दे रखा है, स्टोरेज में होना क्या चाहिए हमारे पास। जब भी हम खाना स्टोर करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो पका हुआ है और कच्चा है उसको अलग अलग स्टोर करना है। उसके बाद जो भी खाना है वो हमें ढक के रखना है। ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। हाँ, तो जो खाना हम खाएंगे तो अगर उसको वो करेंगे तो वो खाना हमारा ढक के नहीं रखना, ढक के रखना चाहिए हमें। तो ढक के रखेंगे तो उसके अंदर कीटाणु नहीं गिरेंगे। स्टोरेज की बात चलती है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं। उसके बाद खाने को प्रॉपर तापमान पे रखना चाहिए, पके कच्चे को अलग अलग रखना चाहिए, वेज नॉन वेज को उसके अंदर अलग अलग रखना चाहिए। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है। कभी भी हमें जमीन पे खाना नहीं रखना चाहिए, जमीन से हमेशा ही खाना ऊपर उठा के रखना चाहिए। ये देख सकते हो साहब आप, अरे सर इतना अच्छा चल रहा है, क्यों माइक ऑन कर रहे हो आप अपना प्लीज। ये देख सकते हो आप कि जो स्टोर करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, ये रिटेलर भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे बैग आ गए साहब दाल के या आटे मैदे के, तो हमने क्या किया, दीवार के साथ लगा के रख दिया। दोनों फोटो में जिसमें कांटा लगा आप देख सकते हो कि एक तरफ दीवार के साथ लगा के रखा और दूसरे में क्या कि सारा ही बोरियां एक साथ लगा के रखी। सारी बोरियों से हमें क्या होगा, उसके अंदर से हवा क्रॉस नहीं होगी, और जब तक हवा क्रॉस नहीं होगी वहां पे सफाई नहीं होगी और वहां पे चूहे छिपकली कोई भी आ सकता है। तो दूसरी फोटो में इसमें ग्रीन निशान लगाया है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो दीवार से भी दूर है, जमीन के ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे साफ सफाई हो सकती है। कोई चीजें इसमें कीटाणु या चूहे वगैरह नहीं आएंगे और हमारा जो बोरियां हैं वो ज्यादा देर तक हमारा खाना सही रहेगा। ये आप देख सकते हो नॉन वेज के लिए ये बड़ा लेवल का काम दिखा रखा है उन्होंने कि जो जिनके यहाँ पे ज्यादा खाना स्टोर होता है तो उनके यहाँ पे क्या होता है, वॉक इन बने होते हैं, बड़े बड़े फ्रिज बने होते हैं। तो हमारे ये फ्रिज होते हैं जो 200-300 लीटर के होते हैं। एक फ्रिज होते हैं इसके अंदर बंदा भी चला जाता है, जो पूरे कमरे के साइज में फ्रिज बने होते हैं। जैसे जहाँ पे ज्यादा स्टोर करते हैं लोग, वहाँ पे ये फ्रिज बने होते हैं। तो इसमें क्या है कि वेज नॉन वेज इन्होंने अलग अलग स्टोर कर रखा है। और देखो आलू प्याज के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक जंगला सा बना रखा है, आलू प्याज के लिए पिंजरा बना रखा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आलू प्याज में सबसे ज्यादा सड़ने की प्रॉब्लम होती है, ये सड़ जाते हैं। और इनको हम लेते भी कैसे हैं, बोरियों के हिसाब से लेते हैं। अगर हम गोभी 10 किलो या 20 किलो मंगवा रहे हैं तो आलू कभी 10 किलो या 20 किलो नहीं मंगवाते, आलू प्याज की हम बोरियां मंगवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो खराब हो सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखो पपीते के लिए, पपीते ने क्या कर रखा है, एक ये रबड़ के प्लास्टिक के छल्ले से बना रखे हैं। तो इस पे पपीता रखते हैं तो पपीता खराब नहीं होता। नहीं तो अदरवाइज हम पपीते को वैसे फ्लैट करके रखेंगे ना तो वो वहां से खराब हो जाता है जहां से हम नीचे से रखते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि साग सब्जी कैसे स्टोर कर रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ऐसा ही बड़ा वॉक इन होना चाहिए या ऐसे ही बड़े बड़े मशीन नहीं होनी चाहिए। नहीं, जैसा भी है हमारे पास कम से कम वो ऐसे ही साफ सुथरा हो। देखो ये ड्राई स्टोर कर रखा है इन्होंने, ड्राई स्टोर के लिए भी
ये देखो ड्राई स्टोर के लिए इन्होंने कैसा कर रखा है, जैसे दाल स्टोर कर रखी है तो इन्होंने लिखा रखा है कि नया स्टॉक ऊपर है, पुराना स्टॉक नीचे है। फिर देखो जो गिलास की बोतल है, जो कांच की बोतल है, वो टूट सकती है, तो उसको ऊपर ना रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा कांच की बोतल ऊपर रखेंगे उतना ज्यादा खतरा है कि वो नीचे गिर के टूट सकते हैं। तो इसलिए उनको कोशिश करें कि उनको सबसे नीचे ही रखें ग्लास की बोतल को। ग्लास की बोतल में क्या होता है, ऊपर से गिर के टूट जाएंगी और टूटने के बाद सब जगह कांच फैल जाता है, तो उससे जो खाना खुले में होगा वो भी खराब हो जाएगा, प्लस हमारा नुकसान भी होगा। इसलिए हमें कांच की बोतलों को हमेशा नीचे रखना चाहिए। ये साहब पैकिंग मटेरियल सॉरी पैकिंग मटेरियल का हमें ध्यान सबसे ज्यादा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये पैकेजिंग मटेरियल धुलता नहीं है साहब। बाकी के जितने भी हमारे बर्तन हैं, जितना भी हमारे बाकी के दूसरे का सामान है, हम सबको धोते हैं, पर आपने कभी देखा नहीं होगा कि डिस्पोजेबल सामान को हम धोते हैं। डिस्पोजेबल सामान को हम कभी नहीं धोते। डिस्पोजेबल सामान को आप देखो, हम चाय वाले से चाय पीते हैं, या आप डिस्पोजेबल सामान लेके आते हो, जैसे वन टाइम जो कप है, प्लेट है, आप कभी धोते हो उनको? कोई नहीं धोता। मैं भी मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट यूज करता हूँ, मैं भी उसको धोऊंगा नहीं, क्योंकि धोने के लिए बनी नहीं है वो। तो इसीलिए ये हमेशा ही कवर होनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमने जैसे 50 प्लेट थी, उसके अंदर हमने पैकिंग को खोल लिया, उसमें से 10 प्लेटें यूज की, बाकी की 40 प्लेट बच गई, 40 की 40 प्लेट हमने खुले में रख दी। अब देखो ट्रेनिंग तो आपने की है, ध्यान तो आपको रखना है, पर जैसे चूहा है, छिपकली है, मकड़ी है, कॉकरोच है, उनको थोड़ी पता है कि हाइजीन क्या है या साफ सफाई क्या है। वो भाई साहब तो इनके ऊपर से ही जाएंगे और इनके ऊपर ही गंदगी फैलाएंगे, और जो भी इनमें खाना खाएगा बीमार पड़ जाएगा। खाना भी साफ, सब कुछ साफ था, पर पता नहीं लगेगा कि गंदी प्लेट की वजह से वो हमारा खाना खराब हो गया। तो इसलिए जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल है, उसको हमेशा ही रैप करके रखना है। अगर आपने 10 निकाल लिए हैं तो जो बाकी की 40 बची हैं, तो बाकी की 40 को हमें उनको दोबारा कवर करके रखना है। तो आप सरकारी हो जाएगा। फ्रिज में सामान कैसे स्टोर करना है, फ्रिज में सामान कैसे स्टोर करना है कि पका वो ऊपर, कच्चा नीचे, फिर जो थोड़ा सा कम पका वो बीच में। तो हमें ऐसे करना है। सेम नॉन वेज में भी ऐसे करना है कि नॉन वेज में पका हुआ नॉन वेज ऊपर, फिर कच्चा नीचे करना है। ये हम घर में भी करते हैं, ऐसा ऐसे ही होता है। हम घर में उबला हुआ दूध ऊपर रखते हैं और कच्ची सब्जियां फ्रिज में नीचे रखते हैं, क्योंकि अगर पके हुए में कुछ कच्चा गिरेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि पका वो तो पक चुका है, वो तो फाइनल है, वो तो हमें खाना ही है। और कच्चा क्या है, कच्चा भी धोना भी है, बनाना भी है, साफ भी करना है। तो इसीलिए हमें कच्चे को हमेशा ही नीचे रखना चाहिए और पक्के को हमेशा ही ऊपर रखना चाहिए। ये देख सकते हो आप कि कई चीजों से हमें क्या होता है कि कई चीजों से हमें गंदगी फैलती है, कई चीजों से हमारा क्रॉस कंटामिनेशन होता है साहब। अरे साहब किसी का माइक ऑन है यार, 10 मिनट की ट्रेनिंग नहीं बची है हमारी अभी, तो आप लोगों से दरख्वास्त है हमारी कि 10 मिनट और थोड़ा सा सहनशीलता के साथ काम लें प्लीज। किन्हीं का माइक ऑन है, पता नहीं कौन है। तो ये देख सकते हो आप कि इन्होंने वेज और नॉन वेज को एक साथ काट रहे हैं साहब। तो इससे क्या होगा, कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेंगे। सेम जो जहाँ पे ग्लव्स लगाने चाहिए थे, ग्लव्स की बजाय इन्होंने अपने नंगे हाथों से ही, मतलब बिना ग्लव्स के ही सैलेड बना रहे हैं। तो आपको पता है कि जो भी हम सैलेड बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं, या जो भी खाना हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमारे हाथ लग रहे हैं, तो हम उसको ग्लव्स लगा के बनाएं। यहाँ पे फ्राई वाले आइटम की बात नहीं चल रही, जो खाना गर्म हो रहा है उसकी बात नहीं चल रही। जैसे हम हाथों से तो रोटी बनाते हैं साहब, और रोटी क्या करते हैं, हम हाथों से बेलते हैं, उसके बाद उसको गर्म कर देते हैं आंच पे। तो उससे फायदा क्या होता है, बाद में उसको चिमटे से पकड़ के हम प्लेट में डाल देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब हाथ लगे थे वो कच्चा था, जब उसके बाद पक गया तो उसको हाथ नहीं लगे। और जैसे सैलेड बना रहे हो आप, सैंडविच बना रहे हो आप, तो वो ठंडे ठंडा खाना ही है। आपके हाथ गंदे हैं या आपके हाथ गंदे नहीं भी है, तो आपके हाथ उसको ठंडे को लगते हैं। उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। जैसे आप टिक्की बना रहे हो, पानी पूरी बना रहे हो, तो पानी के अंदर आप हाथ डाल रहे हो, तो हाथ की बजाय आप 10 रुपए के ग्लव्स यूज कर सकते हो। आजकल तो इतने महंगे भी नहीं आते हैं, 10-10 रुपए का जोड़ आता है। अगर आप किसी ग्राहक से 1 रुपया ज्यादा भी चार्ज कर लोगे ना ग्लव्स के नाम का भी, तो वो भी आपसे बुरा नहीं मानेगा। वो सोचेगा कि हाँ यार, ये तो ग्लव्स लगा के बनाते हैं, कितना अच्छा साफ सफाई वाला खाना है। तो वो आपको बिना मांगे ही आपको 1-आध रुपया, अगर उससे ज्यादा भी चार्ज करोगे तो आप कर सकते हो, वो कोई मना नहीं करेगा। तीसरा आप फोटो में देख सकते हो कि गंदा ही बर्तन है। और गंदे बर्तन में जैसे जूस की मशीन है, या कोई भी हमारी कढ़ाई है, फ्राई पैन है, फ्रिज है, अगर मथने वाला है या बनाने वाला है, अगर वो गंदा होगा तो उसमें जो भी खाना हम डालते रहेंगे वो भी गंदा होता रहेगा। तो इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखो इन्होंने क्या किया कि कच्चा और पक्का अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट, मतलब हमें कच्चे और पक्के को एक साथ मिक्स नहीं करना है, उसको अलग अलग रखना है। ये देखो आप चॉपिंग बोर्ड देख सकते हो, दुनिया भर के चॉपिंग बोर्ड किसको बोलते हैं,
पहले देखो लकड़ी के फट्टे यूज होते थे काटने के लिए, पर आजकल गवर्नमेंट बोलती है कि लकड़ी के फट्टे यूज नहीं करने साहब, इसके लिए प्लास्टिक के बने बनाए चॉपिंग बोर्ड आते हैं, इनको चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं। और चॉपिंग बोर्ड सस्ते भी आते हैं और ये चलते भी सालों साल हैं। और लकड़ी वाले में क्या होता है कि वो सफाई भी नहीं हो पाती, प्लस लकड़ी वाला में वो लकड़ी के टूट के जाने के चांसेस भी ज्यादा है। ये प्लास्टिक वाले जो होते हैं ये मजबूत भी होते हैं और इनको रंधे से दोबारा साफ भी करता है। जैसे आप इस पे बार बार काटते रहोगे ना तो इनमें निशान पड़ जाते हैं, तो गड्ढे से पड़ जाते हैं इनको, तो इन गड्ढों को मिटाने के लिए आप इनको रंधा कर सकते हो, रंधे से इनको साफ कर सकते हो। और ये वैसे भी बहुत दिन चलते हैं। तो ये अलग अलग रंग में आते हैं, जो कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अलग अलग रंग में ही यूज करना है। जैसे आप साग सब्जी काटते हो, फ्रूट काटते हो, तो आप ग्रीन यूज कर लो, हरा यूज कर लो। जैसे आप पनीर वगैरह काम करते हो, सैंडविच बनाते हो, तो आप व्हाइट यूज कर लो। अगर आप नॉन वेज बनाते हो तो नॉन वेज के लिए अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पे ही सब्जी काट रहे हो और उसी पे ही चिकन मटन काट के बना रहे हो। चाहे सामने वाले ग्राहक को पता है नहीं पता है, पर आपका अलग अलग ही होना चाहिए। अगर आपका अलग अलग नहीं होगा, आप एक पे ही काटोगे और किसी ने कंप्लेंट कर दी या गवर्नमेंट वाले चेक करने आए, फूड इंस्पेक्टर वगैरह, तो फिर आपको फाइन लगेगा। और इतने का तो ये फट्टा नहीं होगा जितने का फाइन लगेगा। फाइन स्टार्ट होगा साहब 1 लाख रुपए से। तो 1 लाख रुपए में तो बंदा दुकान खोल लेता है सर, खाने का काम कर लेता है। 1 लाख रुपए में तो फाइन तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने अलग अलग कलर के दे रखे हैं ये, तो वो आपको जितना भी काम होता है आप उस हिसाब से देख सकते हो। जैसे कोई आदमी चिकन भी बना रहा है, मटन भी बना रहा है, फिश भी बना रहा है, तो उसको सब अलग अलग रखना पड़ेगा। फिश के लिए अलग रखना पड़ेगा, चिकन मटन के लिए अलग रखना पड़ेगा। कोई आदमी चिकन मटन का काम ही नहीं कर रहा तो वो अपना ग्रीन रख सकता है और व्हाइट रख सकता है। तो दो तो वो भी रखेगा, क्योंकि पनीर का काम करता है वो, और वो फ्रूट वेजिटेबल का काम करता है। तो एक वो ग्रीन रख लेगा और दूसरा वो व्हाइट रख लेगा उसके साथ साथ। ये है आपकी, हाँ। तो ये सारा जितना भी था हमारा, ये सारा हमारा इसी में आता है। और लास्ट में आप देख सकते हो कि आप इसमें आपको पेस्ट कंट्रोल भी करवाना पड़ता है। पेस्ट कंट्रोल से क्या फायदा होता है कि जितने भी मक्खी मच्छर होते हैं वो सारे हमारे, देख सकते हो आप इसमें मक्खी मच्छर सारे हमारे मर के जा सकते हैं, नहीं तो वो खाने में गिर जाएंगे। तो आपको मक्खी मच्छर हटाने के लिए भी आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो, या फिर आप चूहे भगाने के लिए या पकड़ने के लिए यंत्र भी रख सकते हो। तो ये साहब हमारी ट्रेनिंग थी और ये अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने अटेंड किया और शुरू से लेके आखिर तक आप सब लोग बने रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप राजकुमार जी से कांटेक्ट कर सकते हो इस मामले में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट कब मिलेंगे वो भी राजकुमार जी आपको खुद ही फोन करके बता देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट से ही बन के आते हैं, तो कई बार थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है साहब। हम तो वैसे जल्दी बना के भेज देते हैं, बट ये गवर्नमेंट से ही आते हैं, तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, पर इतना भी टाइम लगेगा कि आप लोगों को दिक्कत आए। बाकी आपके पास राजकुमार जी का नंबर है ही है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है राजकुमार जी? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, तो सभी कैंडिडेटों की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब आपके सर्टिफिकेट आएंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट आ गए हैं, और हम आपको लोकेशन बता देंगे कहाँ मिलेगी आपकी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रेनिंग ली, तो आप क्विट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग खत्म है। तो नहीं है ना दोबारा? थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।